नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के मेगा एग्जिट पोल में 5 राज्यों के चुनाव और आज उनका मेगा एग्जिट पोल और ये खास पेशकश आपके लिए। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे मेरे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव। मनोज जी, क्या कहते हैं, खेला होबे? देखिए, इस बार तो लग रहा है खेला होबे, क्योंकि दोनों जो स्टेट्स हैं ख़ास जिन पर नज़र है लोगों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों जगह परिवर्तन की उम्मीद लोग कर रहे हैं और अभी तक तो हवाएं ऐसी लग रही हैं कि शायद परिवर्तन हो सकता है, खेल हो सकता है, खेला होबे हो सकता है। लेकिन देखिए, ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एक अनुमान ही होता है, वही हम आपको बताएंगे। आगे हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जो इस एग्जिट पोल में विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे, उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या ये एग्जिट पोल कह रहा है। तो ये जो 5 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, पूरे देश की नज़र, पूरी दुनिया की नज़र, इनफैक्ट इस पे शेयर बाज़ार की भी नज़र आज इस पर थी और वहाँ पर थोड़ा बहुत एक छुटपुट सेलिब्रेशन भी नज़र आया, क्योंकि बाज़ार के अपने अनुमान होते हैं। चढ़ता हुआ बाज़ार दिखा है, इसका मतलब क्या है वो आगे हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा दक्षिण में तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य, वहाँ पर भी सबकी नज़र होनी है और साथ में आसाम और पुडुचेरी। तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए जो एग्जिट पोल्स आ गए उस पर नजर डाल लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के फेज 1 की ये 294 टोटल सीटें, फेज 1 में 152 सीटों के लिए जो वोट डाले गए। वोट 5 ये न्यूज़ 18 का अपना खुद का मेगा एग्जिट पोल है। 51 से 61 सीटें वो दे रहा है टीएमसी को, 88 से 98 सीटें वो दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के हिस्से में 2 से 4। वोट शेयर पे भी नजर डाल लेते हैं। वोट शेयर यानी बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के खाते में आ रहा है, 43% से ज्यादा का 43.7%, और टीएमसी का जो वोट शेयर है वो बीजेपी के मुकाबले कम दिख रहा है, 41.9%। टीएमसी के खाते में 51 से 61, बीजेपी। अच्छा, यहाँ पर आप टोटल पश्चिम बंगाल की 294 से 294 सीटों का चाणक्य ने बता दिया है यहाँ अनुमान। टीएमसी के 130, 140, 150 से 160, बीजेपी देखिए 160 वो नंबर होगा जहाँ पर अच्छी मेजॉरिटी, क्लीन मेजॉरिटी मिल जाएगी। प्रजा पोल तो कहता है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। पूरी सीटों का अनुमान इसने एक साथ दे दिया, 178 से 208, टीएमसी 85 से 110। अन्य के खाते में कुछ खास नहीं, चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा पोल डायरी कह रहा है बीजेपी 142 से 171, यहाँ पर भी फुल मेजॉरिटी। टीएमसी 99 से 127, अन्य का हम बात नहीं करें तो बेहतर, लेकिन यहाँ कांटे का मुकाबला और उसमें एज लेती हुई बीजेपी। ये तीसरा पोल है जो ये दिखा रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये आपको बता दें, अच्छा, पीपुल्स पल्स कह रही है ये भी सभी सीटों का, यानी कि दोनों जो चरण है चुनाव का उनका इकट्ठा विश्लेषण दे रहा है। यहाँ पर मामला अलग है, यहाँ पर ये बीजेपी को 95 से में से 110 दे रहा है। कांग्रेस और जो यहाँ पर ममता दीदी की पार्टी और उनके सहयोगियों की बात कर रहा है, 177 से 187 ये दे रहा है। तो ये थोड़ा अलग एक एग्जिट पोल है जो 3 में से 1 अभी गया। अच्छा, तमिलनाडु की तस्वीर भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो एक ही फेज का चुनाव हुआ था और यहाँ पर डीएमके को 103 से 113 और एडीएमके को 114 से 124 सीटें। तो यहाँ मुकाबला काफ़ी कांटे का, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुकाबला कांटे का हो सकता है। वोट शेयर भी देखिए काफ़ी क्लोज है। एक बार फिर से बंगाल के नंबर पे नज़र डालते हैं। पहले हम आपको अपना वोट वाइब वाला नंबर बताते हैं जो न्यूज़ 18 का अपना एग्जिट पोल है। और देखिए, इसमें मैं पहले क्लियर कर दूं, अब आराम से चलेंगे। 294 में से 152 सीटें, यानी कि पहले फेज का ही अभी ये नंबर है। इसको ओवरऑल बस समझिएगा, वो ऊपर टोटल सीट्स को ध्यान से देखिएगा। पहले फेज में बीजेपी के हिस्से में ऑलमोस्ट 100 सीटें दिखाई दे रही है, 88 से 98, और वोट शेयर उनके खाते में बढ़ता हुआ या ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू टीएमसी, 43.7%। टीएमसी यहाँ पर पिछड़ी है इस पहले चरण में, जिसमें बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई। आज भी बम्पर वोटिंग के ही आंकड़े, लेकिन 51 से 61 सीटें यहाँ पर टीएमसी के खाते में जारी। वोट शेयर उनका 42 के आसपास है, कांग्रेस के खाते में 2 से 4। ये तो तस्वीर पहले फेज की। और जो हमारा
वोट वाइफ का सर्वे कहता है उसका है मामला। अभी इसका सेकंड फेज आना बाकी है, तब कंबाइन करके आपको दिखाएंगे। लेकिन 3 से 4 अन्य जो इस समय पूरा का पूरा फेज 2 मिला के एक तस्वीर बनाते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। उसमें मेजॉरिटी में जो 3 एग्जिट पोल अभी तक हमने देखे वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बना लेगी। 160 के आसपास का वो आंकड़ा होगा जो छूना होगा। तो ये पीपुल्स पल जो कि हमने सबसे आखिरी में आपको दिखाया था, यहां पर ये टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है 177 से 187 सीटें, लेकिन बीजेपी के खाते में दिखाता है 95 से 110, कांग्रेस को करीब 3 और अन्य के खाते में 2, पूरा 294 294 सीटों का ये दोनों चरणों का एक कंबाइन है पीपुल्स पल्स का। हमने आपको जो 4 सर्वे दिखाए थे उसमें से ये आखिरी था। बाकी के 3 पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जेवीसी भी आ गया। देखिए जेवीसी भी बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है 138 से 159 सीटें, हालांकि गैप बड़ा रख रहे हैं 140-20 सीटों के अंतर पे ये है, लेकिन सर्वे में इसी तरह की तस्वीर दिखती है। टीएमसी के खाते में 131 से 152, कांग्रेस 2, अन्य 2। ठीक है, तो जेवीसी भी अब जो दिखा रहा है वो बीजेपी को एज दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी के 3 थे जो कि बढ़त दिखा रहे थे बीजेपी के लिए, ये सरकार बनती दिखा रहे थे। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ये 150 से 160 दे रहा है, टीएमसी को 130 से 140, बीजेपी को 150 से 160, अन्य के खाते में 6 से 10। और कुछ बाकी है वो भी ले आते हैं। प्रजा पोल ये बीजेपी को थोड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है 178 से 208, टीएमसी 85 से 110, अन्य के खाते में 5, और ये भी दोनों फेज का कंबाइंड है। पोल डायरी यहाँ हम आपको दिखा चुके हैं एक बार पहले भी, ये बीजेपी को 142 से 171 दे रहा है, यानी यहाँ भी बीजेपी की सरकार को बनाता हुआ दिखा रहा है। टीएमसी के खाते में 99 से 127, अन्य के खाते में 5 से 9, और ये भी दोनों चरणों की कहानी आपको एक साथ बता रहा है। तो ये मनोज जी काफ़ी मिले जुले हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पोल्स जो हैं वो दिखा तो ये रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि जो नंबर यहाँ टीएमसी को भी मिल रहा है वो काफ़ी क्लोज है, और ये एग्जिट पोल है। जी हाँ, ये एग्जिट पोल है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं अभी तक के जो एग्जिट पोल हैं उससे, कि वहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जो एग्ज़िट पोल में नतीजे आ रहे हैं क्या वही वहाँ पे रिप्लिकेट होंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। पिछले बार 215 सीटें मिली थी तृणमूल कांग्रेस को और 77 सीटें मिली थी बीजेपी को, और इन दोनों ने मिलाकर 294 में से 292 सीटें अपने कॉर्नर कर ली थी। एक एक सीट और छोटी छोटी पार्टियों को गई थी। तो बाइपोलर तो हो गया था चुनाव पिछले बार ही, राइट। तो अगर पलटेगा तो इस तरीके से पलट सकता है, इससे भी जोरदार तरीके से पलट सकता है, क्योंकि 200 से ज्यादा सीटें भी कुछ लोग दिखा रहे हैं इस पोल में। तो क्या होगा पश्चिम बंगाल में इस बार, ये सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें विपिन जी, तो आई थिंक 160 सीट वो नंबर है जहां जिसने अगर 160 सीटें निकाल ली तो उसको तो स्पष्ट बहुमत है, और उसके नीचे कुछ भी है तो फिर वो कांटे की 148 में आप सरकार बना लेंगे। राइट। तो यहां पर हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नेटवर्क 18 के इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रजेश जी आपसे शुरू करूं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अब तक जो नंबर्स हैं, हमारा अपना नेटवर्क 18 का जो फेज 1 का जो डेटा है वो, प्लस जो अन्य पोल दोनों फेज को मिला के नंबर दे चुके हैं अब तक जो आपने देखे, वो क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होने जा रहा है बंगाल में? देखिए, जो एग्जिट पोल से जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं वो तो बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। बीजेपी जब बहुत जोर शोर से ये बात कह रही थी तब भी लोग थोड़े टेंटेटिव थे कि क्या वाकई ऐसा होगा क्या, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक दोनों फेज में ये मैसिव टर्नआउट देखने को मिला, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बीजेपी के फेवर में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि काफी वोकल होकर सामने आया। तो इससे अंदाजा लग रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये वाकई जो कंसोलिडेशन है क्या यह बीजेपी की क्लियर कट विक्ट्री में कन्वर्ट होगा,
इसको लेकर जो है सो संशय लगातार बना हुआ था। हालांकि बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब एग्जिट पोल जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम एग्जिट पोल, और जहां तक नेटवर्क 18 का सवाल है, उसके एग्जिट पोल का फर्स्ट फेज, अगर इसको जो है, अगर ये एग्जिट पोल वाकई नतीजों में कन्वर्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के हिसाब से ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव और एक मील का पत्थर साबित होगा वेस्ट बंगाल के राजनीतिक इतिहास में। संजय जी, अभी तक जिस तरीके से बंगाल का अभियान चल रहा था उससे भी एक सेंस बना होगा आपका पहले से, और अब जब आप एग्जिट पोल के नंबर्स देख रहे हैं तो दोनों को मिलाकर आपका सेंस क्या कहता है, क्या होने वाला है बंगाल में? देखिए एक इंटरेस्टिंग पहलू इसका रनअप में थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। अगर देखिएगा तो 10 साल पहले या 5 साल पहले जो चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय बीजेपी की तरफ से कहा जाता था या समर्थकों की तरफ से फूल छाप चुपचाप, और इस बार हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि मोबिलाइजेशन का स्तर यह है, या लोगों के अंदर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का या बीजेपी का कैंपेन जिस तरह का चला, या इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की सक्रियता हुई है, कि उसके कारण बहुत सारे लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन जितना प्रखर और मुखर स्वरूप हमने इस चुनाव में बंगाल में देखा है उतना आज तक कभी देखने को नहीं मिला। तो इसलिए वो एक पॉपुलर मूड को जरूर दर्शाता है। एक एप्रीहेंशन की स्थिति कहां आकर के पैदा होती है कि जिस तरह का तृणमूल कांग्रेस का इतिहास है, कि जिस तरह वो करते हैं, या जैसे आज भी कई जगह बूथ पे वो टेप, मतलब पोलिंग ईवीएम पे टेप लगा दिया था वहां, खैर वो चीजें लोगों को पता चल गई और इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले रहा है। अगर उसको लेकर के देखेंगे तो उसके हिसाब से जिस तरह का कैंपेन था, लोगों का जिस तरह का मत था, या मतदान प्रतिशत में जो इजाफा हुआ वो एसआईआर से सिर्फ नहीं था, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में काफी इजाफा है 21 और 26 में। तो उसको देख करके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, अभी एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस है, नतीजे नहीं कहेंगे, प्रेडिक्शन जो हैं, वो एक दिशा इंगित कर रही है जो रनअप के हिसाब से चल रही है। जैसे अभी का सेकंड फेज वाले में कुछ लोग ये संशय कर सकते हैं कि इतनी जल्दी सेकंड फेज खत्म हुआ और तुरंत ही आ गया, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी रिवाइज करेंगे। और जैसे आपका जो पोलस्टर है उन्होंने अभी सेकंड फेज का नहीं दिया है, तो मुझे लगता है शाम तक ये फिगर लेट इवनिंग एक बार फिर से रिवाइज होगी। इस समय में जो परिस्थिति है वो रनअप के टू पोल्स जो कैंपेनिंग था उसके हिसाब से ही परिलक्षित हो रही है। राइट ब्रजेश जी, दो चीजें, एक तो ये कि बहुत ज्यादा वोटिंग, हैवी वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग, लेकिन पश्चिम बंगाल जाना भी जाता है, वहां वोटर टर्नआउट अच्छा रहता है, लेकिन इस बार उसने पिछले रिकॉर्ड्स भी तोड़े। एक, इसका क्या मतलब? दूसरा कि क्या पश्चिम बंगाल में, मतलब जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ या जो नंबर्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं या जो स्थिति दोनों पार्टियों की है, उसमें क्या ये जो नंबर्स हैं इनको हम मान सकते हैं कि यही नंबर्स फाइनल भी हमें दिखाई देंगे जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा 4 तारीख को? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो ये हायर वोटर टर्नआउट है, एक ट्रेंड के तौर पर देखें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लगातार मेहनत कर रहा है, एक के बाद एक हर साल जो है सो ये टर्नआउट हाई होता है, लेकिन इस बार जो इतना ऊपर 90+ आप जो देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि वोटर्स के मन में बहुत ही सुरक्षा का भाव है। पहले जो खासतौर पे जो नॉन टीएमसी वोटर था वह वोट डालने के लिए बड़े पैमाने पर निकलता नहीं था, क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल की जो ब्लडी हिस्ट्री रही है उसमें चाहे लेफ्ट जब बहुत मजबूती के दौर में था या उसके बाद से जब टीएमसी आई, तो चुनाव के पहले कैंपेन के दौरान ही एक तरह से जो है, जो सामने जो वोटर होता था उसको कह दिया जाता था कि तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम जो है सो वोट डालने के लिए नहीं जाओ। अगर तुम वोट डालने के लिए नहीं जाओगे तो हम मान लेंगे कि तुम हमारे साथ हो, अगर तुम वोट डालने के लिए जा रहे हो तो फिर जो है सो तुम पर शक होगा। इसकी वजह से एक बड़ा वर्ग था जो कि जानबूझकर वोट डालने जाता ही नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर जो है नेतृत्व यहां नहीं बदला तो फिर उसकी खैर नहीं। और जो कि देखा भी गया, पिछला चुनाव आप याद करिए 2021 का चुनाव, किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां से माइग्रेशन भी हुआ, लोगों को भागना पड़ा, इतनी बड़े तादाद में वायलेंस हुई। लेकिन इस बार रिकॉर्ड नंबर में जो डिप्लॉयमेंट की गई, आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर सीपीएमएफ हर गली चौक चौराहे, और एक तरह से कड़ा सिग्नल दिया गया कि सिर्फ वोटिंग तक ही नहीं, वोटिंग के बाद भी ये रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। और एक ये भी एक एंटी इनकम्बेंसी, एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि कल तक जो कि बंगाल अस्मिता की बात करता था, वो इस बार बहुत खुल के ये बोल रहा था कि नहीं जी, ममता बनर्जी के शासन से हम जो है अब खुश नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक मेजर फैक्टर था जो कि इस बार दिखा। इसके अलावा एसआईआर का जो हम इंपैक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है एक वहां पर चीजें जो है दुरुस्त हुई,
मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुई, एंटी इनकम्बेंसी रही, और जो वोटर्स जो है सो बिल्कुल फ्री माइंड के साथ एक तरह से कह सकते हैं वोट डालने गया, उसका ये आपको इस तरह के फिगर्स दिखाई दिए। और वही जो है आपको एग्जिट पोल में अगर एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी अगर वोट में रिफ्लेक्ट हो गई तो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम जो है वो आ सकते हैं, जो कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं साफ तौर पर। ठीक है, इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अब दो और राज्यों की तस्वीर हमें मिल रही है। पहले तमिलनाडु का, दक्षिण का देख लेते हैं। तो डीएमके प्लस सत्तारूढ़ इस समय 103 से 113 और एडीएमके प्लस यहां 114 से 124। तो क्या वहां पर भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? वैसे तो तमिलनाडु में भी ये प्रथा रही है कि अल्टरनेट सरकारें बनती है, लेकिन इस बार ये प्रथा टूटी थी। लेकिन क्या वापस से अपने उस इतिहास या अपने उस ऐतिहासिक पक्ष को पकड़ने के लिए राज्य आगे जा रहा है, जहां पर अल्टरनेट सत्ता जाती रहती है, एडीएमके प्लस, डीएमके प्लस? तो क्या स्टालिन साहब अपना किला नहीं बचा पाएंगे? और अच्छा, एआईएडीएमके के सहयोगी बीजेपी वहां पर हैं और ये मार्टरीज का भी जो नंबर है वो बता रहा है, ये उल्टा है, 122 से 125 डीएमके प्लस के पक्ष में है और एडीएमके को 87 से 100 दे रहा है। तो यहां पर भी मुकाबला तो कांटे का लग रहा है। 234 में से जो तो 34 सीटों का ये आकलन है। क्या तमिलनाडु के लिए और भी सर्वेज हमारे पास हैं? नहीं तो हम चाणक्य का, अच्छा ये चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो काफी सटीक अब तक काम करते रहे हैं, तो ये तो भाई डीएमके की सरकार बड़े मार्जिन से बनवा रहे हैं। 145 सीटें से लेकर 160 सीटें डीएमके को मिलती हुई दिख रही हैं, वो और उनके सहयोगी। लेकिन एडीएमके को सिर्फ 50 और 65 तक ये समेट रहे हैं, अन्य 18 से 26। तो थोड़ा मिला जुला सा मामला लग रहा है तमिलनाडु का। यहाँ पर दो सर्वे तो डीएमके के पक्ष में है, लेकिन एक एडीएमके के पक्ष में भी है। आसाम पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी? वोट वाइब जो कि हमारा सर्वे है वो तो कहता है कि 90 से 100 सीटें बीजेपी ने प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई 126 में से, और कांग्रेस के खाते में 23 से 33, एयूडीएफ को 6 सीटें यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हिमंत बिस्वा शर्मा साहब अपनी जो है सरकार बचा ले जाने की इस स्थिति में तो दिखाई दे रहे हैं। और कोई सर्वे आसाम का तो एक्सिस माई इंडिया, ये भी 88 से 100 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और अन्य को 3। तो ये असम की तस्वीर है। चाणक्य क्या कह रहा है? चाणक्य स्ट्रेटेजीज भी ऑलमोस्ट वही फिगर है, मतलब यहां काफी क्लैरिटी है आसाम के अंदर। हालांकि कम 126 सीटों, छोटा राज्य है और एक चरण का चुनाव यहां पर, लेकिन काफी क्लियर है तस्वीर एग्जिट पोल की। 88 से 98 और कांग्रेस को 22 से 32 और 3 से 5 अन्य को। तो तमिलनाडु की बात भी करते हैं, लेकिन उससे अच्छा मार्टरीज का भी देख लें, लगभग वही। तो यहां जितने भी एग्जिट पोल हैं वो सब बीजेपी को एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। मनोज जी, पिछली बार क्या मार्जिन था जीत का? कोई नंबर्स हैं क्या? कहाँ पे? असम में। असम में पिछली बार एनडीए की जो सरकार थी उसको 44% वोट मिले थे और उनकी जो सीटें हैं एनडीए की 75 मिली थी और जो महाजोत था कांग्रेस के नेतृत्व में उसको 50 सीटें मिली थी। राइट। तो इस बार और बेहतर, अगर ये एग्जिट पोल अगर हम सही माने। जी, इस बार के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है, या फिर जो महाजोत था पिछली बार उसमें बिखराव हुआ है, उसकी वोटों में बिखराव हुआ है, जिसका असर आपको एग्जिट पोल में फिलहाल तो दिख रहा है। लेकिन एग्जिट पोल ये इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि वो रिटेन कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ। राइट। तो संजय जी, क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं आसाम के लिए खास तौर पर, न केवल बीजेपी, न केवल हिमंता बिस्वा शर्मा वापस आ रहे हैं, बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत और प्रचंड तरीके से वापस आ रहे हैं? देखिए, असम को लेकर के कोई कंफ्यूजन कहीं था ही नहीं। इशू केवल एकेडमिक था कि वो बीजेपी कितने नंबर से जीतती है और कांग्रेस की क्या एक्चुअल नंबर्स होते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा रॉकस्टार चीफ मिनिस्टर की तरफ है, वो उनका पॉपुलैरिटी देखिएगा या उनकी बाकी क्लैरिटी देखिएगा, कुछ लोगों को शायद वो ज़्यादा हार्श लग सकते हैं,
लेकिन वो एक बॉर्डर स्टेट है और वहाँ की सिचुएशन काफ़ी अलग है देश भर के बाकी हिस्सों से, और वहाँ के टर्म्स भी अलग हैं, जिसके कारण कई चीज़ों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई वहाँ कुछ असम के अंदर समझा जाता है अलग और देश भर में समझा जाता है अलग। लेकिन उस प्रदेश का जो मुखिया है वो तो वहीं की बात करेगा। मतलब आलम ये था कि इसलिए पवन खेरा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लास्ट में कोई एक तरह की भ्रामक सी चीज लेकर के आ रहे हैं, या कोई नकली सा चीज लेकर के आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इससे वोट मोबिलाइज होगा कांग्रेस के पक्ष में, जो काफी उल्टा दांव पर है। बहरहाल वो एक अलग चर्चा का कभी विषय होगा या उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। असम में कोई कंफ्यूजन नहीं। असम में दूसरी चीज ये बताता है कि ये 2/3 से 3/4 की मेजॉरिटी जो एग्जिट पोल है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और पिछले बार की संख्या से मतलब संख्या इस बार ज्यादा होगी। ये एक चीज और बता रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के शासनकाल में जो वोट परसेंटेज था या सपोर्ट बेस जो था वो कंसोलिडेट ही नहीं हुआ है बल्कि एक्सपैंड किया है। तो ये मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए काफी खुशी की बात होगी कि एक प्रदेश ऐसा है जो बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षा के पहलू से और बाकी सामाजिक पहलू से भी काफी क्रिटिकल है देश के लिए भी और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। अगर वहां इस तरह की स्टेबिलिटी होती है तो ये एक सुखद समाचार मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति से होगी। बीजेपी का जो एक्सपेंशन का है उनके लिए तो काफी मतलब बिल्कुल खुशी मनाने की चीज काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आप देखिए उसके पहले कांग्रेस का 3 बार का वहां शासनकाल लगातार रहा था, उसके बाद भाजपा आई है। वहां की डेमोग्राफी इस तरह की थी जिसमें भाजपा को शासन में आना बहुत मुश्किल था। तो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन जो असम में हुआ है और जिस तरह का प्रचार किया गया और जितना अग्रेसिवनेस दिखाया गया वो काफी उसमें परिलक्षित हो रहा है। तो अगर वहां से देखेंगे ये मोमेंटम जो चलता है, अगर ये वेस्ट बंगाल के जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही निकलते हैं और तो लगेगा कि वो पूर्व से जो बयार बही असम से वो आकर के बंगाल में भी तो नहीं प्रवेश कर गई है। जी, और हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय, अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं और उसमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बंगाल में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनेगी। हालांकि एक आध पोल्स इससे डिफर जरूर कर रहे हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और ज़्यादा कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में कहीं कहीं ऐसा लगता है किसी किसी पोल में कि इधर जाएगा मामला या उधर जाएगा पता नहीं है। हंग असेंबली की सूरत वहाँ बन सकती है क्योंकि एक तीसरा प्लेयर भी वहाँ पर आ गया है। तो ये एग्जिट पोल के जो ट्रेंड्स है अभी तक वो क्या बता रहे हैं और क्या इसी तरह के संकेत पहले से भी मिल रहे थे? देखिए, नमस्कार आप सबको। मैं पहले उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां चुनाव कुछ दिन पहले हो चुके हैं। तो आपने असम की बात की। मुझे लगता है असम में कांग्रेस के लिए बहुत एक कठिन लड़ाई थी विपक्ष के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो अभी मुझे लगता है कि सर ने भी गिनवाए कि बीजेपी के पास वहां पे, संजय जी ने बताया जो अभी, कि बीजेपी के पास वहां पर एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है, संगठन स्ट्रांग है। कांग्रेस का वहां पे संगठन शायद अब उतना मजबूत नहीं रहा, गौरव गोगोई को बहुत देरी से भेजा गया और एंटी इनकम्बेंसी को शायद भुना नहीं पाई। एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी नहीं, बट जो भी है वो नैरेटिव बना नहीं कभी कांग्रेस के फेवर में। तो मुझे अच्छा, प्लस अलायंस पार्टनर्स भी ज्यादा जुटा नहीं पाए। बोडोलैंड और ट्राइबल एरियाज में कांग्रेस तकरीबन अकेली थी। ट्राइबल एरिया में बस एक इनके पास अलायंस पार्टनर था। तो वो 2 काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे अलायंसेस होते या कांग्रेस और थोड़ा अच्छे से लड़ती तो बात बन सकती थी। बट सारा खेल था अपर असम का कि कांग्रेस के अपर असम में अच्छा कर पाएगी। और अभी भी जब तक रिजल्ट नहीं आता हम श्योर नहीं कह सकते, बट अगर ये ट्रेंड होल्ड करता है इसका मतलब कांग्रेस वही अपने जो पिछली बार के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, लोअर असम और कुछ बराक वैली और कुछ शायद जोरहाट की जो सीटें होंगी वहीं तक सीमित रह गई है। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिख रहा। अगर रिजल्ट के दिन कांग्रेस थोड़ा बेहतर करती है इसका मतलब कांग्रेस ने अपर असम में कुछ क्रैक किया होगा। लेकिन क्या कांग्रेस और अलायंस पार्टनर सरकार बना पाएंगे, ये मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। अब हम आते हैं तमिलनाडु पे। जैसा कि आपने जिक्र किया, तमिलनाडु में चुनाव इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इसीलिए बना इस बार क्योंकि एक तीसरा प्लेयर था, वरना वहां पर एआईएडीएमके और डीएमके जो हैं वो सरकार बदलते थे। लेकिन 16 में एआईएडीएमके ने दूसरी बार अपनी टर्न ली इस बार। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एआईएडीएमके में सक्सेशन प्लानिंग उतनी स्मूथ नहीं रही जितनी डीएमके में रही।
जयललिता जी के बाद अगर आप देखें, एडापडी पलनीसामी तो दिख रहे हैं स्क्रीन पे हमको, लेकिन इनके अलावा एआईएडीएमके में जो नेता बड़े हो सकते थे, वो पनीर सेल्वम, शशिकला, दिनाकरन, ये लोग सब जो हैं ये अलग अलग दिशाओं में निकल गए। और आज की तारीख में तमिलनाडु अगर आप जाएं, आप पाएंगे एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट की, यही दो फॉर्मेशंस हैं, खासकर युवाओं में और खासकर जो शहरी मतदाता है उनमें। जो गांव के वोट हैं वो तकरीबन मोटा मोटी वही हैं जहां वो थे, ये मैं अपने असेसमेंट के हिसाब से बता रहा हूं कि मैं तमिलनाडु होकर आया था। बट उसमें भी जो स्विंग वोटर, जो जैसे महिलाएं हैं जो डीएमके से एआईएडीएमके जा सकती थी, वो नहीं जा रही इस बार, क्योंकि एआईएडीएमके में अम्मा नहीं है इस बार। तो वो वोट या टीवीके को जाएगा, या वो डीएमके को वापस जाएगा, या वो नोटा हो जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से एज हमें वहां डीएमके अलायंस को लग रहा था। हालांकि एआईएडीएमके का कोर वोट हमें लगा कि अभी वही है, लेकिन पिछली बार 6 परसेंटेज पॉइंट का गैप था सर। तो वो 6 परसेंटेज पॉइंट के गैप को ओवरटर्न करने के लिए या तो एआईएडीएमके बहुत मेहनत करती, या टीवीके को डिस्प्रपोर्शनेटली डीएमके का वोट लेना पड़ता। तो अगर डीएमके जीतती है, और जैसा कि ये रुझान बता रहे हैं लगभग सारे, तो ये वोट वाइप का हालांकि कुछ उल्टा बता रहा है, अगर ऐसा होता है, अगर डीएमके जीतती है, इसका मतलब टीवीके ने ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन। बंगाल के, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया, तो बंगाल के बारे में मैं अभी अपनी जजमेंट रिजर्व करूंगा, क्योंकि देखिए वोट वाइप ने भी सिर्फ फेज 1 का डेटा अभी दिया है, और ये बहुत ही प्रूडेंट चीज है मुझे लगता है, क्योंकि फेज 1 का डेटा अच्छे से खंगाला भी जा चुका होगा। और फेज 1 में उम्मीद यही थी कि बीजेपी के जो गढ़ थे, जंगल महल, नॉर्थ बंगाल, ये वोट में गए थे। जंगल महल हालांकि थोड़ा सा वो कमजोर भी हो गया था पिछली बार। अगर बीजेपी ने इसमें अच्छा किया है तो बीजेपी गेम में है। सेकेंड फेज ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां पिछली बार 142 सीटों में, पिछली बार नहीं 3 बार से 142 सीटों में तृणमूल प्लस तकरीबन 85 से 90% का स्ट्राइक रेट बनाए हुए हैं। तो जो फेज 2 का डाटा आएगा, क्या वो ये तस्वीर बदल सकता है, ये बड़ा सवाल है। और आखिरी आपने केरलम का जिक्र किया, देखिए केरलम में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड था, शायद 4-5 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रखर एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड केरलम में ही था। वहां मैं इंटरेस्टेड इसमें होऊंगा देखने में कि एनडीए कितना राइज किया है पिछली बार के कंपैरिजन में। बट अभी लगता है कि यूडीएफ वहां कंफर्टेबली आगे जा रहा है। हालांकि वोट वाइप तो उसमें भी फंसा हुआ बता रहा है, बट काफी एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि यूडीएफ कंफर्टेबली आगे है। बट मोटा मोटी यहाँ पे एम्बिग्विटी थोड़ी कम। वेल आई थिंक मनोज जी ने केरलम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन केरलम के डेटा हमारे पास आ गए और कार्तिकेय ने उसको भी बता दिया। संजीव जी भी जुड़े हमारे साथ में। संजीव जी, एक प्रश्न जो कि अभी जिक्र कर रहे थे कार्तिकेय भी, वो था विमेन फैक्टर। मैं बंगाल के संदर्भ में ये बात पूछना चाहूँगा। देखिए ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है और उनको महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं उनको भी मतलब ये तो नेशनल लेवल की मैं बात करूं कि महिलाओं का बहुत वोट मिलता है, और दोनों ही नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल की महिलाओं का वोट उन्हें मिला है। तो बंगाल में ये महिला फैक्टर कितना बड़ा है, क्या डिसाइसिव फैक्टर है, और किसके पक्ष में वो वोट गिरने के चांसेस ज्यादा हैं? वाजपेयी जी, आप शुरुआत वहीं से करते हैं कि सच बात यह है कि बिहार से आप उठा के डेटा निकाल के देखना शुरू कीजिए। ठीक इलेक्शन से पहले जिस तरह से महिलाओं के खाते में 10,000 डाले गए, निश्चित तौर पे भारी मात्रा में महिलाएं घर से निकली और सारी महिलाओं ने वोट किया, और जिसके घर में 10,000 गए, इस उम्मीद में बाकी लोगों को भी उन्होंने कहा कि जाइए वोट दीजिए, अभी 1,90,000 बाकी है। अभी हम असम की बात कर ले, असम में भी लगभग 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए डाले गए। बहुत बड़ा रकम है ये भी मायने रखता है, और उसके आधार पर वहां भी महिलाएं वहां की सरकार के साथ है। तो हम क्यों ना माने कि बंगाल में जिस तरह से ममता दीदी लगातार 1,500 रुपए हर महिला के खाते में डाल रहे हैं, कमजोर वर्ग की महिलाओं के खाते में 1,700 रुपए डाल रही हैं, विद्यार्थियों के लिए या महिलाओं लड़कियों के शादी के समय 25,000 रुपया देने की बात कर रही हैं। वो तमाम योजनाएं, एक नहीं कई योजनाएं, लगातार 5-7 योजना तो देखेंगे तो खुलेआम आपको दिखाई देगा। साथ साथ पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की बात आप देख ले, महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। चुनाव, इस चुनाव की बात यदि हम कर ले तो पहले की अपेक्षा 4 ज्यादा महिलाओं को उन्होंने खड़ा किया है 52 सीटों पर। पहले 48 था तो 52 पे पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 5 सीटें कम कर दी है उन्होंने। पहले 38 महिलाएं थी तो आज के वक्त पे 33 महिलाएं हैं। हम ये क्यों न माने कि जो फॉर्मूला बिहार में काम किया, जो फॉर्मूला असम में काम किया, जो अन्य स्टेट में अलग अलग जगहों पे पैसे देने वाली बात,
काम किया, फिर यहाँ कैसे काम नहीं करेगा? निश्चित तौर पे जो बाहरी है, हालांकि ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है कि आप ऐन मौके पर इस तरह की बात करें और इसके वजह से महिलाएं आपकी तरफ झुकाव रखें या वोट दे। लेकिन सच तो यही है कि जो पार्टी बाहर है, सत्ता के बाहर है, वो तो वादे ही करेंगे केवल। चाहे बिहार में विपक्षी पार्टियां वादा करे, चाहे असम में विपक्षी पार्टियां वादा करे, या फिर बंगाल में विपक्षी पार्टी वादा करे बाहर से कि हम आएंगे तो हम करेंगे। और जो पार्टी पहले से है वो दमखम के साथ उस महिला के साथ खड़ी है और महिलाओं के साथ खुद को, अब एकाध घटनाएं निश्चित तौर पे हर स्टेट की बात होती है, हर स्टेट में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती है, लेकिन एकाध दो घटनाओं की वजह से पूरे स्टेट को आप यदि अपराधियों का अड्डा बताने लगे, यदि निरंकुश शासन बताने लगे, तो निश्चित तौर पर बंगाल की अस्मिता को लेकर के यदि ममता बनर्जी मुखर है तो वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी तो लगातार अपने उन तमाम मतदाताओं को ये बताने में कामयाब हो गई है कि ये बाहरी बनाम, मतलब बंगाली अस्मिता बनाम दिल्ली से बैठे हुए लोग रिमोट से चलाने की कोशिश करेंगे, और वो दमखम के साथ इस बात का लोगों के बीच में ले गई, इस बात को लेके गई और उसका प्रभाव भी दिखता है। तो मेरा मानना ये, हालांकि ये हम आकलन ही कर रहे हैं, 4 तारीख को नतीजे जब आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे और आधी आबादी लगभग बंगाल में ये भी है कि जितनी महिलाएं मतदाता है वो पुरुषों के बराबर है। पिछली बार में प्रथम चरण में 2% के आसपास ज्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकल के उन्होंने हिस्सा लिया या भाग लिया। हाँ, एक बात जरूर है कि वोटर साइलेंट है। बंगाल के वोटर के मूड को समझने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इस बार पता नहीं लगा पा रहे हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन हम तो आकलन कर सकते हैं कि लाभ किसको किसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो हम देख सकते हैं ना। कोई जीत के आए, सत्ता में आए, उसके बाद में देने की बात करे, जो सत्ता में है वो पहले दे रहा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये महिला फैक्टर, और ये सवाल लेकर आए कि क्या आपने बताया भी कि बरोबर वहां पर, और पिछली बार तो ज्यादा निकल आई थी महिलाएं, तो क्या ये फैक्टर इस बार कितना इंपॉर्टेंट होगा और किसके पक्ष में काम करेगा? बहरहाल पोल्स ऑफ पोल भी तैयार है दर्शकों के लिए, एक बार जरा इस पर नजर मार लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में पोल्स ऑफ पोल में हमारे पास है 5 अलग अलग एजेंसीज के। प्रजा पोल है, चाणक्य है, पोल डायरी है, पीपुल्स पल्स है और जेवीसी। एक एक करके देख लेते हैं। प्रजा पोल जो कह रही है वो 178 से 208 सीटें बीजेपी को पक्ष में दिखा रही है, 85 से 110 टीएमसी। इस हिसाब से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य भी बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहा है। 148 का आंकड़ा मनोज जी ने बताया अभी सरकार बनाने के लिए चाहिए। कंफर्टेबल जो है 160 में, तो 160 सीटें यहां पर आ रही हैं। बहुत दूर नहीं है यहां पर टीएमसी, लेकिन 130 से 140 पर सिमट रही है। अन्य के खाते में 6 से 10 है। लेकिन नंबर 2 पर चाणक्य भी बोल रहा है मोटा मोटा कि ये जो है वो बंगाल के ही खाते में, बंगाल जो है बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है वो पोल्स डायरी है, वो बीजेपी के खाते में 142 से 171 सीटें, अभी थोड़ा मार्जिन लंबा लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से भी बीजेपी का पलड़ा इधर भारी है। तो प्रथम 3 में तो आप देख रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर ग्राफिक है जो आपको कि येलो कलर दिखाई दे रहा है बार बार, वो बता रहा है कि फर्स्ट 3 जो पोल्स हैं वो बीजेपी की पक्ष में जाते हैं और वो कंफर्टेबली सरकार वहां बना सकती है, ऐसा दिखा रहे हैं। नंबर 4 पर है पीपुल्स पल्स, जो टीएमसी को ना सिर्फ बहुमत दे रहा है बल्कि बड़े मार्जिन से 177 से 187 सीटें वो टीएमसी और सहयोगियों के पक्ष में दिखा रहा है, जबकि बीजेपी और सहयोगियों के पक्ष में 95 से 100 सीटें ही आ रही हैं। जेवीसी जो है इसका कोई कलर कोड नहीं दिख रहा, लेकिन अगर नंबर्स देखें तो ये भी 138 से 159 सीटें, यानी मेजॉरिटी में बीजेपी की तरफ झुकता हुआ, लेकिन बहुत क्लोज टक्कर है, शायद इसीलिए वो कलर डिटेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। 131 से 152 सीटें ये टीएमसी को भी दे रहा है। तो इस पोल ऑफ पोल्स को अगर पकड़े तो इस वक्त बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, इस एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा लगता है। चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और नंबर हमारे पास होंगे, कुछ और एग्जिट पोल्स के नंबर हो सकते हैं हमारे पास, बेहतर ज़्यादा बड़ी तस्वीर हमें नज़र आ सकती है और उसका विश्लेषण अपने पत्रकार बंधुओं के साथ हम जारी रखें।
वेलकम बैक। मेगा एग्जिट पोल सीएनबीसी आवाज की ये महा कवरेज लगातार जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त तो 5 राज्यों में, इनफैक्ट 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर किस तरह की तस्वीर बन रही है। पश्चिम बंगाल जैसा प्रदेश शामिल, तमिलनाडु दक्षिण से शामिल, क्या किस करवट सत्ता का ऊंट बैठने जा रहा है, राइट। तो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ है पत्रकारों का, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ मनोज जी है, मेरे सहयोगी। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाए उससे पहले एक नज़र फटाफट एक बार फिर से हम डाल लेते हैं पोल ऑफ पोल्स पे क्विकली। उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस बार। पश्चिम बंगाल में देखिए पोल ऑफ पोल्स जो है वो एक तस्वीर दिखा रहा है जो कि बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई लग रही है फिलहाल। और फिर मैं कह दूं कि एग्जिट पोल है, प्रजा पोल, चाणक्य और पोल डायरी, ये तीनों बीजेपी के पक्ष में नंबर्स को दिखा रहे हैं। जहां प्रजा दे रही है 178 से 208, चाणक्य 150 से 160 और 142 से 171। पोल डायरी यानी ये तीनों वो नंबर्स दिखा रहे हैं जिस पर सरकार बन सकती है आसानी के साथ। पीपुल्स पल्स जरूर कहती है कि टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलेगी और जेवीसी थोड़ा क्लोज मुकाबला यहां पर दिखा रहा है। तो मेजॉरिटी में 3 पोल इस समय पोल्स ऑफ पोल में बीजेपी के पक्ष में कि पश्चिम बंगाल में आ सकती है। दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी थोड़ी मिलीजुली सी तस्वीरें अलग अलग पोल्स की, लेकिन देखते हैं जब पोल ऑफ पोल्स मिलते हैं तो क्या करते हैं। चाणक्य कह रहा है कि डीएमके और उनके सहयोगी मिलके 145 से 160 सीटें ले आएंगे और सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन एआईएडीएमके 50 से 65 पर सिमटेगा। अन्य जो हैं 18 से 26 थर्ड पार्टी, थर्ड फैक्टर वहां थोड़ा जोर मारेगा। मार्टिस कह रहा है 122 से 125 डीएमके, लेकिन एडीएमके 87 से 100 पे सिमटेगी। और तीसरा जो है प्रजा पोल वो 148 से 168 सीटें दे रहा है यहां पर डीएमके प्लस को। तो वैसे अब ये तस्वीर अगर देखें इन नंबर्स के साथ तो वो डीएमके को ही सत्ता की चाबी दोबारा सौंपती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 2 राज्यों की मोटी मोटी तस्वीरें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश जी, थोड़ा अगर हम सुदूर दक्षिण की तरफ बात करें, बीजेपी की कोशिश रही कि वहां पर कुछ करे, थोड़ा हो, लगता तो नहीं कि अभी भी ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है वो दक्षिण से क्या मैसेज दे रही है? चीजें हैं। अगर आप तमिलनाडु को देखें तो उसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो पोजीशन है कई सारे ओपिनियन पोल में, जैसे कि एक ओपिनियन पोल जो है वहाँ एआईडीएमके को बढ़त में दिखाई दे रहा है, यानी ये बता रहा है कि वहाँ सरकार उसकी बन सकती है। दूसरी तरफ दूसरे एग्जिट पोल जो है डीएमके के फेवर में अब भी हैं। तो उसका कारण ये है कि जो विजय फैक्टर है उसको कैलकुलेट करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि क्या विजय की पार्टी ने एआईडीएमके को ज्यादा नुकसान पहुंचाया या फिर डीएमके को नुकसान पहुंचाया। अगर वो जो सो डीएमके को नुकसान बड़े पैमाने पर पहुंचा रही, चूंकि आप ध्यान रखिए कि विजय को लेकर एक ट्रैक्शन है। और खासतौर पर ये चर्चा जब हम लोग वहां पर लोकल लोगों से बात कर रहे थे, अपने साथियों से बात कर रहे थे, तो वहां घरों के अंदर इस बात पर लड़ाई चल रही थी। खासतौर पर जो यंग जनरेशन है वो अगर वोट डालने की एज में नहीं भी है तो अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर रहा था कि आप जो सो विजय को वोट डालिए। अब सवाल ये उठता है कि वह जो है सो एआईडीएमके का वोटर कन्वर्ट हुआ या फिर जो सो डीएमके का वोटर कन्वर्ट हुआ। जहां पे भी जो है सो विजय ने जिस पार्टी के वोट बैंक में सेध लगाई, जाहिर हो पार्टी को नुकसान हुआ होगा। इसलिए आपको तमिलनाडु में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। केरल में जहां तक सवाल है कि भाई वह क्लियर कट यूडीएफ की विन है या फिर कहीं कोई हंग की पोजीशन बन सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो ये है कि भाई लेफ्ट की वहां पर जो सरकार थी उसके साथ एक मोहभंग था। दूसरा ये है कि यूडीएफ जो है जो वहां का ट्रेंड भी रहा है कि एक कंसोलिडेशन उसके फेवर में था। लेकिन आप वहां ध्यान रखिएगा कि बीजेपी वहां पर अपनी सीट जो है सो बढ़ाती हुई नजर आएगी। वहां त्रिवेंद्रम में कम से कम जो है सो 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि वो पार्टी जो है सो जीत की तरफ जो है सो दिखाई देती है। तो इसीलिए जो है अब 0 to 4 अगर हम ही लोगों के एग्जिट पोल को अगर बात करें तो उसमें ये दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी ऑब्वियसली डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगी, लेकिन उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। एक चीज जो जब हम 4 राज्यों के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम दक्षिण के इन 2 राज्यों से बाहर निकले, असम जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था। जब चुनाव शुरू हुए थे तभी ये माना जा रहा था कि असम जो है बीजेपी कंफर्टेबली जीतेगी। और इसका बड़ा कारण जो है सिर्फ एक हेमंता की बिल्कुल एक हीरो जैसी इमेज या बहुत ही एग्रेसिव लीडरशिप वाली इमेज ही नहीं, या कांग्रेस का कमजोर होना ही नहीं। मैं बात कर रहा था कुछ ब्यूरोक्रेट्स से जो कि वर्षों तक असम में जो है सो जो असम के रेजिडेंट रहे हैं और असम में जो है गवर्नेंस का पार्ट रहे हैं, जो क्लियर कट जो मैसेजिंग थी कि देखिए हेमंता की सरकार ने वहां पर डिलीवर किया है।
जो इसके पहले जो है कांग्रेस की सरकार या जो दूसरी पार्टियों की सरकार जो रही है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि एजीपी वगैरह भी वहां पावर में रहे, उस समय में जो है असम में डेवलपमेंट वर्क जो है वह इतना विजिबल, इतना सिग्निफिकेंट नहीं था जो कि पिछले 5 वर्षों के इस बीजेपी रूल्ड सरकार में दिखाई पड़ा है। तो मुझे लगता है कि एक वो पॉजिटिव वोट बैंक भी है जो कि कंसोलिडेट हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के जो है नतीजे आएंगे, इसके बारे में चुनाव घोषित होने के पहले से माना जाता। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, विमेन वोटर्स की बात हुई, आप ध्यान रखिए कि ममता बनर्जी ऑब्वियसली जो है लंबे समय तक उस वोट बैंक को अपने पास रखी रही, लेकिन नरेंद्र मोदी की भी अपील उतनी ही जबरदस्त है विमेन वोटर्स पर। बिहार इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। दूसरा ये कि जो ये हम कहते हैं ना रेवड़ी, किसकी रेवड़ी पर महिलाएं यकीन करेंगी या जो वोटर यकीन करेगा? क्या जो पार्टी वहां रूल कर रही है, नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई उसके प्रोमिसेस पे यकीन लोग कर लेते हैं क्योंकि वो दे रही है, लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्शन भी है। आप देखिए दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि रूलिंग पार्टी के प्रोमिसेस को लोगों ने नहीं माना, बल्कि वहां जो है जो अपोजिशन था उसको मौका दिया। तो मुझे लगता है कि इन लार्जर फ्रेमवर्क्स को भी हमें देखना होगा जो कि कहीं ना कहीं इसमें कैप्चर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से इस तरह के एग्जिट पोल आए हैं। जी, और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, संजय जी आपसे मेरा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में पिछले बार जो अंतर था, करीब करीब 10% का अंतर था बीजेपी और तृणमूल के बीच में, एनडीए और जो उनका तृणमूल का अलायंस था उनके बीच में, और सीटें जो है 215 और 77 थी, तो सीटें काफ़ी 10% के अंतर में सीटें काफ़ी निकल के गई थी तृणमूल के साइड में। इस बार जो एसआईआर हुआ उसमें करीब 10-12% वोटर कम हुए हैं, मतलब हट गए हैं लिस्ट से। 7.5 करोड़ के आसपास वोटर थे। तो एक तो वो कंसीडर करने की चीज़ है कि जो एसआईआर हुआ, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही थी कि उनके वोटर्स को टारगेट किया गया, और जो अंतर आपको पाटना है वो भी करीब करीब 10% का था। तो बंगाल में जो परिवर्तन होना है ठोस, अगर हम इस आधार पर देखें कि पिछले बार जिस तरीके का कंसोलिडेशन था बीजेपी के पक्ष में या ममता बनर्जी के पक्ष में, कहां से चेंजेस उसमें आ रहा है या आ सकता है जो ये रिजल्ट लाएगा जब बीजेपी होगी कम से कम 160-70 के आसपास और एक कंफर्टेबल सरकार वहां बनाएगी? मनोज जी, काफी अहम सवाल है। देखिए, पहला तो एसआईआर के बारे में ममता बनर्जी ने या उनकी पार्टी ने और उसके साथ जो इंडी गठबंधन के बाकी लोग हैं, ये प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई, मतलब रोना गाना मचाने की, और अंत में बिहार के क्या नतीजे हुए या सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट को वेस्ट बंगाल को यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर हर दिन इस तरह से आता है तो हमें तो अलग से इसके लिए एक अलग ही बेंच बनाना पड़ेगा जो हर दिन ये बात हो। वेस्ट बंगाल में देखिए, जो ममता बनर्जी कह रही हैं, और पहली चीज ये थी कि उनके जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं उनकी वोट काटे जा रहे हैं, तो बहुत सारे हिंदू लोग के भी वोट वहां पे नहीं है। और एक चीज और भी काफी अहम है कि जो ग्राउंड पे जो लोग जा रहे थे एसआईआर करने, सुपरवाइजरी अथॉरिटी बाद में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो जुडिशियल ऑफिसर्स भी हुए, वो उसी राज्य सरकार के सदस्य हैं, उसी राज्य सरकार में काम करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की अपनी तो कोई मशीनरी होती नहीं, वो उसी स्टेट के लोगों को उस समय में वो एम्प्लॉय करते हैं विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत। तो पहली चीज ये कि एसआईआर में जो कटा उसके बारे में शोर जितना मचा है, ग्राउंड रियलिटीज में थोड़ा फर्क होता है। दूसरी चीज ये कि एब्सोल्यूट नंबर्स में वोट इंक्रीज हुए हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो वोट इंक्रीज हुआ है उसके साथ एक फियर फैक्टर है कि अगर हम वोट देने नहीं गए तो हमारा वोट कट जाएगा। मैं इस मान्यता से थोड़ा सा भिन्न होकर के चलता हूं, क्योंकि ये काफी इजी है वेस्ट बंगाल में कहने के लिए कि जो लोग अपना मत बताना नहीं चाहते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, वो इस चीज को कहते हैं, और ये नैरेटिव काफी प्रचारित किया जा रहा है। वोटर इच्छा से नहीं, वो मजबूरी में जा रहा है कि मेरा नाम नहीं कट जाए। ऐसे कहीं नाम नहीं कटता, भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है। वो वोटर किसके लिए जा रहा है? जो एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा है कि बाहर से जो वोटर बहुत सारे लोग गए हैं, ये तमाम कहानियां हैं कि गुड़गांव में बहुत सारे हाउस हेल्प जो थी वो नहीं है, हमारे यहाँ नोएडा में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ इस तरह की है, लोग ट्रेनों में बसों में आए हैं वोट करने, जो हमने बिहार में भी देखा था। वो किसके लिए वोट करने जा रहे हैं? वो जो भी आदमी व्यक्ति बाहर से निकलता है, क्योंकि हम भी उस परिवेश से निकल करके यहाँ पे आए थे कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, और जब अपने स्टेट हम जाते थे बिहार तो लगता था कि ये क्या, मतलब यहाँ क्यों नहीं चेंज होता है। तो वो एक एस्पिरेशनल क्लास हर समय
और इस समय में टेलीविजन या सोशल या बाकी चीज का इतना उफान है कि हर आदमी के हाथ में सोसाइटी पूरी एस्पिरेशनल हो गई है। तो आप यंगर लॉट को देखेंगे, महिलाओं की बात ब्रजेश जी ने करी, उसके पहले संजीव जी ने करी थी, दोनों लोग का पर्सपेक्टिव अलग अलग था। जो बात ब्रजेश जी कह रहे थे मैं उससे थोड़ा उसको आगे लेकर के जा रहा हूं कि महिलाएं जो हैं सिर्फ पैसे को नहीं देखती हैं, पैसा देखती हैं, उसके साथ वो देखती हैं कि हमारे परिवार का, हमारे जो आने वाला मेरा जो जनरेशन है, मेरे जो बाल बच्चे हैं या मेरे इर्द गिर्द है, उनका भला कहाँ है, क्या उनका जो जीवन है वो सार्थक दिशा में निकल सकता है। तो वो उनको ऐसी भी सरकार चाहिए होती है। पैसे तो आजकल हर कोई दे रहा है, तो इसलिए वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि बिहार में पैसे दे दिए इसलिए हुआ। नीतीश कुमार की बहुत लंबी क्रेडिबिलिटी महिलाओं के साथ थी, तो इस फैक्टर को हम नहीं इग्नोर करें। नरेंद्र मोदी की बहुत लंबी क्रेडिबिलिटी महिलाओं के साथ थी, तो सिर्फ ये नहीं था कि 9,000 10,000 दे दिए इसलिए महिलाओं ने भर भर के वोट दे दिया। तो हम इस भ्रांति में न रहें। दूसरी चीज है कि ममता बनर्जी, ये सही बात है कि उन्होंने लोक कल्याणकारी जो काम किए हैं उसके लेकर के महिलाओं के बीच में उनका ट्रैक्शन है, लेकिन आप यंगर लॉट को अगर ले लीजिए तो वो एक परिवर्तन की बात कहती हैं। उनके अंदर वही इच्छा है कि हमारे प्रदेश में वही चीज हो कि जैसे ये कर कोई कह रहा है कि पूरे प्रदेश को गुंडा कह दिया, पूरे प्रदेश को कोई गुंडा नहीं कहता। बंगाल की अस्मिता, बंगाल की जो लड़ाई है, बंगाल की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अभी तक जो है, या बंगाल के लोग जो बाहर जाकर के इतना अच्छा कर रहे हैं, उसको लेकर के धारणा बिल्कुल अलग है। अभी नीति आयोग का मतलब अध्यक्ष बनाया गया, बंगाल के ही हैं, वहां के मेंबर होकर के आए हैं। तो ये चीजें नहीं होती। दूसरी है कि वो जो महिलाएं हैं इस फैक्टर को काफी ज्यादा कंसीडर करती हैं। अगर ये हो रहा है और साथ में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैनाती की गई है और सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह का अगर कॉन्फिडेंस दिया है, तो सार्थक अगर वोट होता है तो किसी और प्रदेश में अगर इस तरह के सिचुएशन होते तो बिल्कुल इस समय आप कह रहे होते, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये एग्जिट पोल जो है वो सही है। चूंकि ये बंगाल है और यहाँ मतलब एक लंबा इतिहास है, तो हम थोड़ा सा मतलब सचेत होकर के अपने तरफ से भी थोड़ा वर्ड को संवार करके कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वहां परिवर्तन हो सकता है। सेकेंड फेज वाला जब आएगा, जो रिवाइज डेटा आएगा, उसके बाद जब ये चर्चा होगी तो मेरे ख्याल में वो और सार्थक होगी। उनके अंदर एक चीज है, वो सिर्फ एंटी स्टैब्लिशमेंट या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि बंगाल ठहर गया है, इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन का। संजय जी, हम सभी लोगों को इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना है, इसलिए माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूं। तो वो डेटा भी, एक फेज का डेटा जो हमारे अपने पोल्स हैं उसमें आ चुका है और एक और फेज का डेटा आना बाकी है। पोल ऑफ पोल्स तो बहुत सारे आ गए इस वक्त जो कि कंप्लीट डेटा दे रहे हैं दोनों फेजेस का, तो एक मोटी तस्वीर तो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, इस चेंज को कैसे समझेंगे, क्या फैक्टर्स इसके पीछे हैं, इतने माइक्रो फैक्टर्स हैं जिन पे अलग अलग चर्चा की जा सकती है, लंबे समय तक के लिए होती भी रहेगी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और नए नंबर्स, कुछ और बातें आपके लिए। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं मेगा एग्जिट पोल, हमारी महा कवरेज 5 राज्यों के चुनाव पर, और नंबर्स लगातार आ रहे हैं, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। टेली आपके लिए नीचे भी है और लगातार हम आपको टेली भी बता रहे हैं, लेकिन एक बार डिटेल टेली देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 8 बजे आपको फिर से टॉप ऑफ द और पूरी डिटेल टेली बताएंगे। लेकिन इस बीच हमारे तमाम विशेषज्ञ, हमारे तमाम विश्लेषक हमारे साथ हैं। तो क्विकली ब्रेक से पहले एक सवाल और हो जाए। कार्तिकेय, आप तो काफ़ी ग्राउंड पे जाते हैं और वहाँ से फिर अपना असेसमेंट बनाते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। मुझे थोड़ा बंगाल के बारे में बताइए। इस बार के चुनाव में जब चीज़ें हो रही हैं और दोनों ही पार्टियों ने पिछली बार भी पूरा जोर लगाया, इस बार भी, और एग्जिट पोल अभी भी काफ़ी कुछ जगह पे क्लोज भी हैं, दिख रहा है कि बीजेपी को एज है, लेकिन आफ्टर ऑल ये एग्जिट पोल है। मूड क्या था ऑन द ग्राउंड लोगों का? सर माफी चाहूंगा, बंगाल इस बार नहीं जा पाए, ये ईरान वॉर वगैरह की वजह से। ना हम बंगाल जा पाए, ना असम जा पाए। तमिलनाडु होकर आए थे, इसीलिए आपको पहली सांस में ही बता दिया उसके बारे में। पर जो लोगों से बात हो रही थी बंगाल में, वो यही समझ में आ रहा था कि चुनाव, जैसा कि आपने कहा, पिछली बार काफी श्रिल था, काफी हाई ऑक्टेन, काफी चार्ज चुनाव था। इस बार हमें वो नैरेटिव नहीं दिखे वैसे, उस तरीके के। एक बात ये तो सच है, लेकिन साथ ही साथ देखिए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को संभालना कोई आसान काम नहीं होता। तो चैलेंज तो था तृणमूल कांग्रेस के लिए, और मुझे लगता है उनको भी ये बात पता थी।
लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी ने 2019 में अपना हाई पॉइंट देखा था और 2021 में उनकी सीटें घटी, 2024 की लोकसभा में भी उनके असेंबली सेगमेंट्स घटे हैं काफी। बट अगर आप इस समय बंगाल को समझें तो काफी ध्रुवीकरण है बंगाल में। अगर 2021 के भी आंकड़े अगर आप देखें पिछली बार, अभी आप बार बार जो महिला फैक्टर का जिक्र कर रहे थे, तो देखिए अभी कितनी सुंदर बात है कि संजय जी ने एकदम अलग तरीके से समझा दिया, ब्रजेश जी ने अलग तरीके से समझा दिया। तो आप किसी भी तरीके से उसका आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं, ये रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कितना पक्का था, ठीक है। बट ये मैं आपको बता सकता हूं जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है कि देखिए 2021 के चुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय ऐसा था जहां तृणमूल कांग्रेस के पास पुरुषों और महिलाओं दोनों में लीड थी। जितने भी हिंदू समुदाय थे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वहां पुरुषों में सभी में बीजेपी को लीड थी। लेकिन दो ऐसे समुदाय थे जहां महिलाओं ने ममता बनर्जी को पावर किया, मतलब वो पुरुषों से अलग जाके उन्होंने वोट किया। एक थी जनरल अपर कास्ट जिसे हम कहते हैं, वहां महिलाओं ने पसंद किया तृणमूल को और पुरुषों ने पसंद किया बीजेपी को। और एक शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी जो जंगल महल वगैरह के इलाकों में, वहां महिलाओं ने ज्यादा पसंद किया तृणमूल को और पुरुषों ने ज्यादा पसंद किया बीजेपी को। तो जो महिला फैक्टर है वो बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी बिहार वगैरह का जिक्र हो रहा था, असम का जिक्र हो रहा था, तो अभी इतनी सारी बातें कही जा चुकी है शो पर कि किस बात पे रिस्पॉन्ड करें। एक बात ये सच है कि बिहार में जो कैश ट्रांसफर हुआ वो एक नॉवेल्टी थी। कई ऐसे परिवार हम मिले बिहार में जिन्होंने शायद कभी 10,000 रुपए इकट्ठा देखा भी नहीं होगा। अगर आप किसी मुसहर बस्ती में चले जाते तो आपको लगता कि 10,000 रुपए इनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन बंगाल में अब ये स्कीम्स कुछ समय से चल रही हैं, तो केवल उन स्कीम्स के जरिए जो ऑलरेडी चल रही हैं आप कितना आगे जाएंगे, तो नैरेटिव्स को मोल्ड करना पड़ता है और नई स्कीम्स जोड़नी पड़ती हैं। तो फिर आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, आपने कई नए तरीके के कल्याणकारी काम किए। और जो कैश ट्रांसफर की बात हो रही है, मेरा ये मानना है अगले 3-4 साल ये चलेगा और इसकी नॉवेल्टी चलेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये एज अ गिवन लेने लग जाएगा, तो उसके बाद ये रिजल्ट देना बंद कर देगा, लोगों को इसकी हैबिट हो जाएगी। बट बंगाल क्योंकि बहुत समय से ये चल रहा था तो ममता बनर्जी को इस पर ऐड करना पड़ा। अब जो आपने फेज 1 का हमने जो डेटा देखा है पीपल्स पल्स का, और अगेन मुझे लगता है अच्छा है कि फेज 1 22 दिखा रहे हैं, बिकॉज इस समय फेज 2 का डेटा जो भी दिखा रहा है वो थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा हमको। फेज 1 में जो बीजेपी के आंकड़े आ रहे हैं अगर वो अच्छे हैं तो उसका मुझे एक कारण दिखता है कि उन्होंने जंगल महल में रिकवर किया है सिचुएशन को। जंगल महल जो 2019 में उनके लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड बना था, 21 में हाथ से निकला और 24 में काफी ज्यादा हाथ से निकल गया, वहां बीजेपी मुझे एससी एसटी बेल्ट में कमबैक करती हुई दिख रही है। अगर वोट वाइप का ये जो आंकड़ा आया है फेज 1 का, ये सही है। और जाहिर सी बात है अगर इसमें बीजेपी अच्छा कर रही है तो महिलाओं में भी अच्छा कर रही होगी। देखिए महिलाओं में एक चीज जो मिस हमने कर दी अभी, लॉ एंड ऑर्डर का भी एक इशू है। और देखिए एक होता है लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो शहरों में बनाया जाता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, एक बनाया जाता है, और एक होता है असल में। तो महिलाओं का जो मुद्दा, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कलकत्ता वगैरह में जहां सच में इशू था। ग्रामीण इलाकों में अगर बीजेपी कन्विंस कर पाई है कि आपकी सुरक्षा में प्रॉब्लम है और उसको किसी खास समुदाय से जोड़ पाई है, तो ये बीजेपी के लिए सक्सेस का रीजन बन सकता है। लेकिन केवल माहौल बनाना गांव में कि आपकी सुरक्षा नहीं है, उसके सामने तृणमूल का एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा हुआ है। तो किस कन्विक्शन से बीजेपी ने अपनी स्कीम्स और लॉ एंड ऑर्डर की पिच को मार्केट किया है जी, मेरे लिए बंगाल के चुनाव का स्विंग वोटर है ग्रामीण हिंदू महिला। जिस तरफ ये स्विंग करेंगी उस तरफ ये इलेक्शन स्विंग हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण हिंदू महिला जिस तरफ स्विंग करेंगी उस तरफ ये इलेक्शन जाएगा। जंगल महल वो स्विंग जोन कहलाता ही था, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर और ये सारे इलाके, क्या वहां पर इस बार स्विंग उस तरीके से देखने को मिलेगा जो सत्ता को ही बदल दे? एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी और कार्तिकेय, अब आगे हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अब तक की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और ब्रेक पे जाते जाते तमिलनाडु का वो वाला एग्जिट पोल जो शायद कुछ लोगों को अगर थोड़ी उबासी या नींद आ रही होगी तो आपकी आंखें खोल देगा, वो नंबर दिखा के ब्रेक पे जा रहे हैं। देखिए टीवी के 98-120, क्या ये हो सकता है? और एक्सिस माई इंडिया जो कि एक बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है, वो टीवी के को 98-120 दे रही है। क्या मायने है इसके,
ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। नमस्कार, मेगा एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। सीएनबीसी आवाज पर यह हमारी खास पेशकश, जहां पर 5 राज्यों में हुए चुनाव के एग्जिट पोल अब हम आपको बता रहे हैं कहां किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा सत्ता से बाहर। आपके साथ में विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव। लगातार आपको बताएंगे कि अब ये 5 राज्य जो कई लोग कह रहे हैं कि ये 2029 का सेमीफाइनल भी है, क्या वहां पर कुछ बड़े नतीजे आ सकते हैं जो सबको चौंका दे। लेट्स सी। और काफ़ी सारा एग्जिट पोल आ चुका है, पोल्स भी तैयार हो चुके हैं। तो आइए एक एक करके सबसे पहले राज्यों की स्थिति समझते हैं, फिर इस चर्चा को ओपन करेंगे जहां कई विश्लेषक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो शुरुआत स्टेट नंबर 1 पश्चिम बंगाल के साथ, जिस पर सबकी निगाहें हैं। तो देखिए, पोल्स ऑफ पोल्स ही आपको दिखाते हैं यहां पर। और पश्चिम बंगाल में हमारे पास अभी 5 प्रमुख पोल हैं, जिसमें से 3 शुरुआती पोल बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी अब वहां सत्ता में आ रही है, जबकि 2 पोल जो हैं वो ये दिखाते हैं कि तृणमूल अभी भी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो सकती है, क्लोज फाइट भी है। पहला है प्रजा पोल, जो कि बीजेपी के लिए 178 से 208 सीटें दिखा रहा है। टीएमसी को मिलेंगी 85 से 110। 150 का आंकड़ा पकड़ लीजिए, कंफर्टेबल आंकड़ा। 148 पे सरकार बन रही है यहाँ पश्चिम बंगाल में, तो उस लिहाज से बीजेपी के पास एक अच्छी खासी लीड। चाणक्य स्ट्रैटेजीज कहता है कि 150 से 160 सीटें बीजेपी पश्चिम बंगाल में ला सकती है, और वहीं तृणमूल को 130 से 140। तो आप इसे क्लोज फिगर मान सकते हैं, लेकिन पक्ष में किसके कहेंगे, तो पक्ष में तो बीजेपी के जाता है। पोल डायरी कहता है 142 से 171। थोड़ा मार्जिन बड़ा है, गैप बड़ा है नंबर्स के बीच में, लेकिन 142 से 171 तक का आंकड़ा देता है। वहीं ये तृणमूल के लिए 99 से 127 के नंबर क्लेम करता है। पीपुल्स पल्स थोड़ी अलग कहानी कहता है, ये टीएमसी के लिए एक प्रचंड बहुमत दिखा रहा है 177 से 187 सीटों के साथ, जबकि बीजेपी को समेट रहा है 95 से 110 सीटों पर। वहीं जेवीसी जो है वो 138 से 159 सीटें तो बीजेपी को दिखा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज 131 से 152 सीटें वो टीएमसी और सहयोगियों के पक्ष में भी दिखा रहा है। तो साफ साफ देखें तो चाणक्य स्ट्रैटेजीज, प्रजा पोल और पोल डायरी दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकार बना सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन पीपुल्स पल्स कहती है कि 177 से 187 सीटें टीएमसी के खाते में जाएगी, सरकार उसकी आएगी। एक जगह मुकाबला कांटे का है। तमिलनाडु में 3 पोल्स अब तक हमारे पास हैं, लेकिन एक और पोल एक्सिस माई इंडिया भी इसमें जोड़ेंगे तो तस्वीर अलग होगी। लेकिन ये 3 पोल 234 सीटों का जो आकलन दे रहे हैं, मैट्रिक्स, चाणक्य स्ट्रैटेजीज और प्रजा पोल, ये डीएमके ने सत्तारूढ़ पार्टी को वापस सत्ता में काबिज रहने की तस्वीर को दिखाते हैं। 122 से 125 सीटें, 145 से 160, 148 से 168, तीनों ही पोल्स मेजॉरिटी में डीएमके और उसके सहयोगियों के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मार्टीज यहां पर 87 से 100 सीटें दिखा रहा है एडीएमके के पक्ष में, लेकिन बाकी 2 पोल्स में तो वो सीटें काफ़ी कम दिखाई दे रही। तो अगर इन 3 पोल्स को आप पकड़ें तो तमिलनाडु में स्टालिन साहब अपनी जो वापसी है वो पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक नंबर 4 पर एक्सिस माई इंडिया है, जो देखिए 92 से 110 सीटें तो दे रहा है डीएमके को, लेकिन 98 से 120 टीवीके के हिस्से में जाते हुए दिखा रहा। हालांकि एक अकेला ऐसा पोल है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप नकार नहीं सकते। कई एग्जिट पोल्स में उन्होंने अच्छे प्रेडिक्शन किए हैं, एक अच्छी एजेंसी कंसीडर की जाती है। तो ये अकेली एक ऐसी एग्जिट पोल है जो टीवीके 98 120 दिखा रही है, और 92 110 हालांकि वो डीएमके को भी दे रहा है, लेकिन ये अपने आप में पूरी तरह से एक अलग तस्वीर है जो पेश करती है। दूसरी तरफ पीपुल्स पल्स यहाँ पर 125 से 145 जो है वो डीएमके के पक्ष में, 65 से 80। तो 4 जो पोल्स हैं वो तमिलनाडु में तस्वीर बना रहे हैं डीएमके के पक्ष की। एक है तो वो एडीएमके माफ कीजिए जो टीवीके को भी सत्ता मिल जाएगी ऐसी तस्वीर दिखा रहा है। इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। आसाम में तो यहाँ बीजेपी का
क्लीन स्वीप नजर आ रहा है हर पोल के अंदर। विशेषज्ञ विश्लेषक मान भी रहे हैं कि यहाँ कोई सवाल नहीं था, कोई संशय नहीं थी। हाँ, बीजेपी कितनी ताकतवर होकर उभरेगी तो पहले के मुकाबले एग्जिट पोल में और ज़्यादा ताकतवर होके हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को आगे बढ़ाता हुआ दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य, मार्टरीज और पोल डायरी, ये सब के सब यहाँ पर आसाम में बीजेपी को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी, इनफैक्ट पहले से बेहतर नंबर्स के साथ सरकार की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की, बात हो गई तमिलनाडु की, और ये आसाम के नंबर है। इसके अलावा पुडुचेरी और केरला के नंबर्स भी हैं जो आगे चलते हुए हम बातचीत में लेकर आएंगे। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मनोज जी, देखिए, आसाम के लिए तो कोई शक शुबा रह नहीं गया। पश्चिम बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ पोल्स हमें लग रहा है कि अभी तो जो दिखा रहे हैं वो बीजेपी के आने का संकेत दे रहे हैं। एक हमारा अपना पोल भी है जिसमें फेज 1 के आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में थे, फेज 2 का इंतजार होगा वोट वाइप का, लेकिन बाकी के जो पोल ऑफ पोल से बीजेपी के लिए मोटी तस्वीर बना रहे हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु में बाकी तो सब कुछ डीएमके के पक्ष में जा रहा है, लेकिन एक पोल है जो डीएमके को, विजय को बता रहा है कि विजय उनकी होगी। जी, ये इंटरेस्टिंग है। जी इंटरेस्टिंग है। और हमारे साथ भी एक विजय जुड़े हैं और भी सारे मेहमान हैं। पहले उनका परिचय करा दे, फिर बातचीत शुरू करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं हमारे साथ, अवधेश कुमार साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, संजय सिंह जी हैं पहले से जुड़े हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और वरिष्ठ पत्रकार देवजानी चौबे। तो विजय की बात चलिए, विजय त्रिवेदी जी से ही शुरुआत करते हैं। विजय जी, ये बताइए कि ये एक पोल जो कह रहा है एक्सिस माई इंडिया का कि 120 सीट तक जा सकते हैं विजय तमिलनाडु में, आपको क्या लगता है इस तरह की का कोई सरप्राइज देख सकते हैं वहां पर? हम लोग कितनी संभावना लगती है? देखिए, प्रदीप गुप्ता जी की और एक्सिस माई इंडिया की क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दूसरा, टीवीके को लेकर बहुत ताकत दिखाई जा रही थी कि वो कितना हो सकता है। कुछ लोगों ने, जब मैं तमिलनाडु में बात कर रहा था पहले, तो उन्होंने कहा कि वो हंग असेंबली तक ले जा सकते हैं इन चुनावों को। और यदि तमिलनाडु की राजनीति देखें तो वहाँ पर सुपर स्टार्स हिट ही रहे, चाहे वो जयललिता जी हों या एमजीआर हों या और सब लोग रहे, तो वो लगातार रहे। लेकिन अभी तक का जो हम लोग एक जनरल परसेप्शन है उसमें डीएमके की वापसी देख रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि डीएमके जो है एंटी इनकम्बेंसी को क्रॉस कर गई भारतीय जनता पार्टी की वजह से, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला आरक्षण के साथ डीलिमिटेशन को जोड़ा, तो डीलिमिटेशन इशू को जो स्टालिन साहब हैं उन्होंने वहाँ पर बैलेंस कर दिया अपनी एंटी इनकम्बेंसी से, और उन्होंने एक बड़ा इशू बना दिया। लेकिन टीवी के कितना आगे चल सकती है मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन टीवी के एक महत्वपूर्ण भूमिका में होगी इस चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक संजय जी से भी ये सवाल ले लेना चाहिए। संजय जी, क्या तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है? क्या ये आपके इमेजिनेशन में कहीं था? आप एक्सिस माई इंडिया के प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं? जी, देखिए, ये तो हालांकि तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, उसके बगल में आंध्र प्रदेश में हुआ है कि कोई फिल्म स्टार आया और आकर के उन्होंने स्वीप कर लिया। लेकिन मुझे भी अभी थोड़ा ये अविश्वसनीय लग रहा है। एक्सिस माई इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन साथ में एक्सिस माई इंडिया 2-3 ओकेजन पे काफ़ी बुरी तरह फेल भी हुए हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। मतलब जो चीज़ सही है हमें सही बात कहनी चाहिए। तो एक कई बार ये होता है, ये कंप्लीटली एक आउटलायर वाला वो प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि उन्होंने ग्राउंड पे कुछ इस तरह की चीज़ें पकड़ी हों जो सही हों, लेकिन साथ में एक दूसरी देखने वाली चीज़ ये है कि तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट है और उस स्टेट में कोई मतलब फिल्म स्टार आकर के या बाकी चीज़ें उनके साथ जो हुई, क्या वो पॉपुलर ट्रैक्शन इतना ज़्यादा जनरेट कर पाए? कौन सी चीज़ इतनी ज़्यादा हिट हुई? क्योंकि मतलब इस समय में उन्होंने जो बात की, मैं बाहर से जो फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मतलब ये नहीं लगा कि इस तरह की कोई चीज़ वो कर रहे हैं जिसमें डीएमके का तख्ता पलट हो जाए। ये तब हो सकता है जबकि इनकम्बेंट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो और जो दूसरी पार्टी है एआईडीएमके, जयललिता के बाद लीडरशिप इशू के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रही है, वो अपना कुनबा जुटा नहीं पाए हैं। उनको कौन लीड करेगा वो चीज़ वो जुटा नहीं पाए हैं। बीजेपी में जैसे अन्नामलाई जब कर रहे थे तो काफ़ी उफान, मतलब एक लग रहा था कि कहीं पार्टी को ट्रैक्शन मिल रहा है। उसके बाद शायद वो चीज़ मतलब जितना इनिशियल वो हो रहा था उतना ज़्यादा था नहीं। इन दोनों मिल करके कितनी दूर लेकर के जाते हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा संदेह है।
कि टीवी के इतना ज्यादा वो कर पाएगी कि सीधा सीधा उनको चैलेंज करके वहां तक ले करके आ जाए। बाकी चीज है कि देखिए वहां पे तमिलनाडु में कोई भी चीज अगर केंद्र द्वारा की जाती है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थी, चाहे वो डिलिमिटेशन की हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन की हो, चाहे कोई और भी चीज हो, वो मतलब जो भी है उसको वो अपनी अस्मिता से जोड़ करके, वो तमिल अस्मिता है, द्रविड़ियन चीजें हैं, उससे जोड़ करके वो किसी भी चीज को, बहुत सारे समय में बहुत सारी चीजें फिक्शनल भी होती हैं, उसको लेकर के वो आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें रियल भी हैं, जैसे मान लीजिए सनातन पे जो अटैक है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उस चीज़ को मतलब किसी और तरीके से लेते हैं, देश के लोग किसी और तरीके से उसको लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अभी तक हम वेस्ट बंगाल के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के बाद मतलब उसका जो क्यूरियोसिटी है या सस्पेंस है वो काफी ज्यादा मतलब एकदम स्काई हाई हो जाता है, वो छप्पड़ फाड़ देता है कि आपकी क्यूरियोसिटी कहाँ जाएगी। वो जो धोनी जी के लिए कहा जाता है ना, थाला फॉर अ रीजन, ये कुछ वैसा वाला मामला आ गया है तमिलनाडु से। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन अब वापस रुक करते स्टेट ऑफ द स्टेट जिस पे सबकी नजरें हैं, दैट इज पश्चिम बंगाल पे। जी, पश्चिम बंगाल पे लोगों की दिलचस्पी खास तौर पर इस बात को लेकर है कि क्या वहाँ पर खेला होगा। खेला होगा का नारा जो है दीदी ने दिया था, मतलब ममता बनर्जी ने पिछली बार दिया था और वो हुआ भी था। इस बार लग रहा है कि दूसरी तरफ खेला होने जा रहा है। देवजानी चौबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवजानी, आपको क्या लग रहा है, ये एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं कि अब वहाँ पे बीजेपी आ रही है और कंफर्टेबल तरीके से आ रही है, ज़्यादातर पोल्स यही कह रहे हैं, कुछ पोल्स में टक्कर भी ज़रूर दिखाई दे रही है। क्या बंगाल में बदलाव होने जा रहा है, और अगर होने जा रहा है तो क्या फैक्टर बनेगा इसके लिए? देखिए, बंगाल का चुनाव इस बार सेकंड फेज का जो चुनाव, आज का जो चुनाव का दिन था, वो बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि 7 जिलों में आज वोटिंग हुई है, जिनमें से 4 जिले ऐसे हैं जहां पे 2021 में बीजेपी ने खाता नहीं खोला था, बीजेपी को 0 सीट मिले थे, और 3 जिले ऐसे थे जहां पे, जिनमें से 2 में, एक तो मथुआ बोर्ड है, एक नदिया नॉर्थ 24 परगना, वहां पे बीजेपी को अच्छी वोट मिले थे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, और आज के दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जो है वो घर पे रहती है और दोपहर के बाद वो घर से बाहर निकलती है, लेकिन आज का दिन ऐसा रहा क्योंकि इस बार का बंगाल चुनाव अपने आप में बिल्कुल अलग था, और बिल्कुल बहुत सारी नई चीजें न सिर्फ पत्रकारों ने देखा बल्कि यहाँ के आम लोगों ने भी देखा, जो इसके पहले के चुनाव में हमने नहीं देखा था। तो ममता बनर्जी सुबह सुबह बूथ में पहुंची और दिन भर जो ये भवानीपुर क्षेत्र है जहां पे शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके साथ कभी ममता बनर्जी बयान दे रही है, कभी शुभेंदु अधिकारी बयान दे रहे हैं। एक बात जो मैंने हमेशा से बार बार कही है कि एंटी इनकम्बेंसी 2011 के बाद बंगाल में धीरे धीरे हुई है, क्योंकि उसके पीछे का कारण है बंगाल सरकार जब यहाँ पे बनी, ममता बनर्जी की सरकार। 2011 में वाम मोर्चे का जो कैंपेन हो रहा था वो ये था कि हम इंडस्ट्री लाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया कि मैं नौकरियां लेकर आऊंगी। लेकिन जब सरकार बनी, जिस तरह का भ्रष्टाचार, खास करके शिक्षकों के जब शिक्षकों की नौकरी को लेकर जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया, और दूसरा मुद्दा आरजीकर, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कलकत्ता शहर में रहते हैं जिन्होंने आरजीकर मुद्दे को लेकर ही वोटिंग की है, क्योंकि अर्बन महिला के लिए महिला सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग रूरल बंगाल में पहुंचती है तो वहां पे जो ये वेलफेयर स्कीम है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और बीजेपी ने इस बार के चुनाव को बहुत अच्छे से इसके बारे में स्टडी की है, और यही वजह है कि 2021 और 2024 के चुनाव में हमने जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को सिर्फ जय श्री राम तक देखा था, वही बीजेपी के नेता इस बार जय माँ दुर्गा और जय माँ काली तक पहुंचे। मछली चावल पॉलिटिकल एजेंडा बन गया, यहाँ पे मछली चावल खाते हुए नेता नजर आए, और साथ ही साथ वेलफेयर स्कीम की घोषणा बीजेपी के तरफ से की गई, क्योंकि बीजेपी को इस बात की समझ हो गई है कि अगर महिला वोटर जो बेहद संख्या में, बड़े संख्या में ममता बनर्जी के साथ है, उनको अगर अपने पास लाना है, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 1500 रुपए दे रही है, हम अगर सरकार में आए तो 3000 रुपए देंगे। तो 2021 और 2024 की जो बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन था, इस बार बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में आसमान और मतलब वो बहुत 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 बड़ा एक फर्क आ गया। और
अर्बन वोटर को बीजेपी अपनी तरफ लुभाने के लिए उन मुद्दों पर बात करती हुई नजर आई जिस पर ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि ये लोग आउटसाइडर हैं। तो महिला वोटर और मुसलमान वोटर, ये दोनों वोट जो है वो ममता बनर्जी के साथ अगर पूरी तरीके से नहीं जाते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होता है। साथ ही साथ एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना। अगर एसआईआर को लेकर लोगों के दिल में ऐसे भी वोटर हैं जिनके दिल में डर पैदा हुआ कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो शायद हमारा नाम कट जाए, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे वोटर्स थे जो फेक वोटर्स थे, उनका नाम एसआईआर से हट गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण रहे, दिलचस्प रहे। हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री नहीं, अमित तो शाह ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसको और आगे चलते हुए एनालाइज करते हैं। मैं शिवम त्यागी जी के पास जाता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो शिवम दिव्जानी ने तो एक बहुत लंबा एनालिसिस हमें दिया कि क्या फैक्टर्स घटे वहां पर, दोनों तरफ की वो बात कर रही थी। लेकिन मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक पूछूं, पिछले चुनाव में भी लगभग इस तरह की बातें हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आ ही गई अब पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाई और इंतजार और लगा 5 सालों का। अभी भी हम कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जिट पोल में मेजॉरिटी में जो पोल्स ऑफ पोल्स देखें, अब वो इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वहां पर आ रही है। पिछले 5 साल में क्या बदला आपके लिए? क्या वो चीजें थे, क्या वो छोटे छोटे स्पॉट्स थे या डॉट्स थे जो कनेक्टेड नहीं थे जो हो पाए? और अगर ये एग्जिट पोल रिजल्ट में बदलते हैं तो कौन से आपके लिहाज से वो फैक्टर्स होंगे जिन्होंने बीजेपी के फेवर में काम किया? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो बंगाल की जनता में जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दों को प्रमुखता से लेकर रोष था, उसमें से एक महिला सुरक्षा बड़ा विषय रहा। आरजीकर के बाद लगातार ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट्स रही वो अपने आप में एक दिल दुखाने वाली स्टेटमेंट्स रही। लगातार अगर आपने देखा भी होगा, खास तौर पर कोलकाता प्रेसिडेंसी के चारों तरफ, और इसके अलावा भी अगर पूरे बंगाल की बात करें तो वो एक मुद्दा प्रमुख रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तुष्टिकरण एक बड़ा विषय रहा, जिसको लेकर लगातार 5 साल जो है ममता बनर्जी की सरकार में जो एक डिसबैलेंस अप्रोच रही, वो एक विषय है। इसके अलावा खासतौर पर अगर बात करें हम, तो सुरक्षा का जो भाव है वो 2021 के मुकाबले इस बार वहां के वोटर में ज्यादा है। अगर आप देखेंगे कि 2021 के बाद स्थितियां पोस्ट पोल में बहुत ज्यादा खराब हुई, बेहद हालात बुरे हुए, अप्रॉक्सीमेटली 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 32 से ज्यादा लोगों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1927 कंप्लेंट थी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फाइल की पोस्ट पोल हिंसा के बाद और ड्यूरिंग इलेक्शंस भी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पॉजिटिव कैंपेन रहा, और ये कहीं ना कहीं सक्सेस इस लिहाज से भी है कि अगर आप देखें तो पिछले चुनाव और इस चुनाव में हालांकि घटनाएं हुई अलग अलग जगह पर, लेकिन किसी के भी हाथाहाथ आने की कोई खबर नहीं रही, किसी की जान नहीं गई। बेहतर है, कुछ हिंसाएं जहां वहां पर हुई तो वो पूरे तरीके से फौज जो है मुस्तैद रही, सीएपीएफ के जवानों ने लगातार काम किया। तो वोटर में जब एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जब वो वोट करेंगे तो उन्हें किसी तरह का डर, किसी तरह का खौफ, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। उसका नंबर जाहिर है, देखने में भी आया। हमने देखा पहले राउंड में 93% तक, 92.6% तक वोटिंग हुई। इस बार भी 91% एंड अबव अभी भी फाइनल डेटा शायद आना बाकी है। तो एक तो ये दिखाई दिया। दूसरा जाहिर है घुसपैठियों का जो एक विषय रहा, और उसको लेकर ममता बनर्जी की जो अप्रोच खासतौर पर टीएमसी की रही, और वो लगातार जनता के बीच में दिखाई देती है। हमें शायद ऐसा लगता होगा कि टीवी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं या सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपके नेता, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी बयानबाजी करते हैं वो अल्टीमेटली लोगों के पास जाता है, वो लोग देखते हैं और उसके बाद उसको जज करते हैं। उसके बाद आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। खासतौर पर अगर मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन होने के बाद, चुनाव नोटिफिकेशन जब हुआ, अगर उस मेहनत को देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 19 के करीब रैलियां करी, 5 रोड शोज करे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने 40 से ज्यादा टोटल उनके कार्यक्रम रहे। आदरणीय गृह मंत्री जी के 25 से ज्यादा रैलीज और दर्जनों रोड शोज रहे। लोग कनेक्ट करते हैं आपसे। जाहिर है ममता बनर्जी का जो वो बाहरी वाली जो लगातार बात है, वो भी इस बार मुझे लगता है कि उनके लिहाज से शायद वो उतनी कारगर साबित इसलिए नहीं हुई क्योंकि लगातार घुसपैठ का मुद्दा और उसके रेपरकशंस बंगालियों ने देखे, बंगाल ने देखे। उसके आधार पर जो चीजें निकल कर आई वो ये कि महिला जाहिर है, और उसके बाद में फिर अगर हम बात करें तो वुमेन रिजर्वेशन भी एक विषय रहा। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में सिर्फ एक ही चीज इसमें है, वो ये कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म कर दिया। अगर आप शुरुआत की बात करें, आजादी के बाद से
बंगाल का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो 25% था इस देश में, आज वो 5% पर पहुंच गया। महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है। अर्बनाइजेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण को लेकर आगे बढ़ी। तो यही सारी चीजें देखकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बंगाल की जनता ने रुख किया और देखा कि एक बदलाव की आवश्यकता बहुत जरूरी है। वहां पर लेफ्ट भी रह चुका है, वहां पर कांग्रेस भी रही, वहां पर टीएमसी भी रही। आप सोचिए एक राज्य, और लगातार लोग इस बात को तो कह रहे हैं कि बहुत सारी फोर्स ला दी, इतनी फोर्स की क्या जरूरत थी, इतने जवानों की क्या जरूरत थी, लेकिन कोई यह बात करने के लिए तैयार नहीं था कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर एक राज्य में सिर्फ चुनाव कराने के लिए इतने सेना की और इतने जवानों की और सीएपीएफ की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहां की लॉलेसनेस का हाल क्या होगा, क्या स्थिति वहां पर होगी पोस्ट पोल के बाद। आप मुझे एक चीज बताइए, चुनाव तो पूरे देश में होते हैं, सभी राज्यों में, भाजपा जीतती भी है, हारती भी है, विपक्ष के बहुत सारे लोग सरकार में आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। आप जब एक तरीके से जनता को टेरराइज करेंगे, आप देखिए अभी 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कुछ सीटों का नाम लेकर कहा कि पिछली बार ये सीटें भी हम हार गए थे लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, नरमी अपनाई, लेकिन इस बार मैं खुद चार्ज ले रहा हूं, 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट से आप मतलब किसको भय में डालना चाहते हैं, किसको परेशान करना चाहते हैं? यही सारे तमाम मुद्दे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, महिलाओं का भरपूर समर्थन और लोगों का घर से बाहर वोट देने के लिए निकलना, वो डर की स्थिति जो खत्म हुई, वो उससे भारतीय जनता पार्टी जो है इस स्थिति में है। और जो ये ट्रेंड्स हैं और जो ये जितने नंबर्स अभी अगर खासतौर पर एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहे हैं, अगर इनको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी, और हमारा खुद का भी इंटरनल सर्वे है जो कहता है कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है। संजीव कौशिक जी, ये बताइए कि एग्जिट पोल जो है इस वक्त जो इशारा कर रहे हैं बंगाल के बारे में कि ममता बनर्जी जा रही हैं और बीजेपी आ रही है, अगर इसको ना माने या इसके विपरीत कोई विचार रखता हो तो उसको क्या आधार दिखते हैं बंगाल में? क्योंकि जो जिस तरीके की हवा देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, और ख़ास करके इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद, बीजेपी को एक क्लियर एज धीरे धीरे करके लोगों को दिमाग में आने लगा, दिखने लगा। तो आमतौर पर लोग समझेंगे, लगता है कि नहीं ये नतीजे हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर कोई विचार आना है तो उसका आधार क्या हो सकता है? क्या दिखाई दिया इस बार बंगाल के चुनाव में आपको जो ममता बनर्जी को टिकाए रख सकता है? मनोज जी, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो एग्जिट पोल जितने भी हैं तमाम अलग अलग एजेंसी हैं, स्वतंत्र एजेंसी हैं, और सच पूछिए तो उन एजेंसियों की यदि रेटिंग देनी हो और उन एजेंसियों के ऊपर यदि जिम्मेदारी डालनी हो तो पिछले 5 इलेक्शन का आप निकाल करके आंकड़ा देख लीजिए, उसके बाद में पता चलेगा। कई तो आपको दिखेंगे भी नहीं। कई ऐसी एजेंसियां भी आती हैं कि इस इलेक्शन के लिए वो पैदा होती है, अगले इलेक्शन में खत्म हो जाती है वो। तो हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। वो ठीक है, वो अपने तरीके से दिखा रहे हैं। इन एजेंसियों के इस तरह के आंकड़े प्रदर्शित करने से मूलतः जो रिजल्ट है वो परिवर्तन नहीं होने वाला है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि बंगाल की स्थिति पर महिलाओं के बारे में बात की जा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। कई बार कान पक गए सुनते सुनते कि आरजी कर कैसे कैसे महिलाओं की स्थिति क्या खराब है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है ना। उन्नाव की घटना याद है लोगों को, हाथरस की घटना याद है लोगों को, बदायूं रेप केस याद है लोगों को, अयोध्या में नाबालिग रेप केस याद है लोगों को। मुश्किल यह है कि हम वही देखना चाहते हैं जो हम देख पाते हैं और उसी के बारे में विश्लेषण करते हैं। सच बात यह है कि निश्चित तौर पे महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, सुरक्षित भी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि तमाम तरह की बातों को एक तरफा छोड़ दिया जाए और उसके बदले में सरकार को पलट दिया जाए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पलट दिया जाए? दरअसल बात यह है कि एक दिल्ली स्टेट हुआ करता था जो केंद्र के ठीक नाक के नीचे लगभग 10 सालों से, 11-12 सालों से, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लगातार वो चारों खाने चारों तरफ से घूम के आते थे परिक्रमा करके और दिल्ली में चारों खाने चित हो जाते थे। एक वो नासूर बना हुआ था और एक नासूर बंगाल की सरकार बनी हुई है, बड़े मजबूती से पूरी ताकत लगा के। साहब ये 2026 की बात है। 2021 में किसने चुनाव करवाया था? यही इलेक्शन कमीशन था। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2016 में किसने इलेक्शन करवाया था? यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही इलेक्शन कमीशन थी। क्यों भूल जाते हैं कि सारी एजेंसियां उस समय भी काम कर रही थी? इस समय दरअसल दिमाग में ये बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से केंद्र में अपनी ताकत को बढ़ा रही थी, पिछले बार ही 2024 के इलेक्शन में लोगों ने जिस तरह से नंबर काटे, उस नंबर काटने वालों में उत्तर प्रदेश और बंगाल भी है। कैसे इसको दुरुस्त किया जाए? इसको दुरुस्त किए बिना कैसे खिलाफत हो? तो वो ताकत लगानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक जमीन बना दी गई थी इससे पहले 3 से 77 पे, अब उस 77 से आगे कैसे बढ़ा जाए? तो वो तमाम शक्तियां दिखाई दे रही है कि वो 77 से आगे बढ़ने की बात है, लेकिन क्या हम ये विश्लेषण करना बंद कर दें कि कौन किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, पिछली बार में कहां कमजोर थी और इस बार में टीएमसी कहां कमजोर थी? दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी तो टिकी भी नहीं है, 18 सीटें, और किस बेस पर यदि दुगुना से ज्यादा शक्ति लगाने की बात हो रही है और करने की बात हो रही है, तमाम एजेंसियां बता रही है, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन किस बेस पर? कोई तो बेस होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी आप नहीं तो ममता जी ग्राउंड होल्ड करेंगी, इसका क्या बेस है ये भी तो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। ममता बनर्जी दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी सहयोगी रही है। भारतीय जनता पार्टी के नस नस से वाकिफ है कि किस तरह की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और उन्हीं के पिच पर जाकर उनको मात देती हैं। आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो जय राम बंगला कहने की बात कर रही हैं। वो आप इस बात को समझिए कि जो बहुत दिनों बहुत लंबे समय तक आपकी सहयोगी रही है, आपके नस नस से वाकिफ है, आपको कमजोरियों को समझती है, आपकी नीतियों को समझती है, और उसी नीति के आधार पर आपको। अच्छा, तो इस पर एक सवाल और उठता है, अवधेश जी के पास आते हैं उस पर, कि अवधेश जी मान लेते हैं कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये परिवर्तन के एग्जिट पोल है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, यहां से पश्चिम बंगाल की राजनीति कैसे, क्या ममता जी सिर्फ 5 साल के लिए बाहर हुई और अगले चुनाव में उतनी ही बड़ी दावेदारी पेश करेंगी? मतलब उनकी जमीन वही है। देखिए, ये अक्सर बहुत बड़े कैलकुलेशंस होते हैं चुनाव के अंदर, बारीक बारीक कैलकुलेशन लगा के धीरे धीरे, और जिसमें बीजेपी जितनी सिद्धस्त है उतनी शायद कोई और पार्टी ना हो। पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी ने अपने दम पे अपनी सरकार रखी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहिए या और तमाम चीज़ें, क्योंकि यहाँ 2 पार्टियों की टक्कर है, लोगों को कन्विंस करने की बात है, जिसने कन्विंस किया, जिसने अपने पक्ष में वोट लिया वो लेकर आते। लेकिन क्या ये एक युग का अंत होगा और एक युग की लंबी शुरुआत, या 5 साल बाद जब चुनाव में जाएंगे तब दोनों वापस से उसी कांटे की टक्कर पे खड़े होंगे? विपिन जी, मैं तो पहले आप तमिलनाडु पर थोड़ा बोलना चाहता था, आगे आप समय देंगे तो बोलेंगे। करेंगे तमिलनाडु पे, तमिलनाडु क्या, लेकिन अब पश्चिम तो देखिए तमिलनाडु में नहीं, मैं कह रहा हूं आगे बात करेंगे तमिलनाडु पे, सर आगे तमिलनाडु पे बात करेंगे, अभी थोड़ा बंगाल। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, आपके प्रश्न के उत्तर के लिए यह देखना पड़ेगा कि बंगाल के लोगों ने अगर परिवर्तन के लिए मत दिया है तो उसके पीछे सामूहिक मनोविज्ञान क्या है, परिवर्तन के कारक क्या है, अगर ये देखेंगे तो आपके भविष्य का उत्तर भी मिल जाएगा। तो इस बार जो खासकर जो सघन SIR हुआ है, जो अभियान चला है, और जिस प्रकार से चुनाव में शक्ति हुई है, जो सुरक्षा शक्ति और बाकी चीज दिखाई गई है, वो दरअसल पश्चिम बंगाल में राज्य की सत्ता की पुनर्वापसी है। वो इस रूप में पुनर्वापसी है कि पश्चिम बंगाल में राज्य से ज्यादा राज्य से जुड़े हुए गैर राज्यीय शक्तियां, जिनको सिंडिकेट कुछ कहिए, वो हावी हैं पिछले लंबे समय से। और जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें आपको दिखाई दे रहा था कि राज्य की शक्तियां कमजोर पड़ती हैं और राज्य से जुड़े हुए लोग भी जो नॉन स्टेट एक्टर की तरह वो हावी है पूरे प्रदेश में, और उसका परिणाम चारों ओर दिखा है। चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, अगर आदिवासी महिलाओं का कोई टीएमसी का नेता है, वो जबरदस्ती जमीन लेता है, उसकी रजिस्ट्री कराता है, उनको सामूहिक रूप से उनका शोषण होता है और सरकार उसके पक्ष में खड़ी होती है, केंद्रीय एजेंसियों पर हमले होते हैं। आरजी कार की घटना में अगर कोई टीएमसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकलता है, या एक एजेंसी जो सर्वे करती है और बाकी चुनाव प्रबंधन करती है, उसके कार्यालय पर छापा पड़ता है, तो मुख्यमंत्री स्वयं वहां चली जाती है लड़ने के लिए, तो ये तो राज्य का फेलियर है कि राज्य मतलब अनुपस्थित हो रहा था। और इसके परिणाम क्या हुए कि आर्थिक विकास में पिछड़ गया राज्य, शिक्षा के विकास में पिछड़ गया, जो सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए था वो उसमें वो पिछड़ गया। तो ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो एक सांस्कृतिक रूप से पुनर्जागरण राज्य था, अब उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर ही राज्य का खत्म है, उसकी सोच खत्म हो गई। और वहीं से जुड़ता है कि जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है,
और जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा अगर बना है और आंतरिक सुरक्षा महिलाओं का उससे जुड़ा हुआ बना है तो वो भी एक राज्य का फेल्योर था। तो अब जो वोट है उसमें कुछ तो लोगों की आकांक्षाएं ऐसी हैं कि वो इस रूप में राज्य को नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राज्य ऐसी हो, इसीलिए चुनाव पारदर्शी, निष्पक्षता स्थापित होना, कि राज्य व्यवस्था पारदर्शी हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ भी जो इस शब्द को लोग बोलते नहीं है, लेकिन आप एक समुदाय के पक्ष में खड़े होते हैं, दूसरे समुदाय के साथ समस्या पैदा होती है, तो हिंदुओं के अंदर जो भाव पैदा हुआ बांग्लादेश को देखकर कि जो कुछ यहां हो रहा है, अगर हमने इस सत्ता को नहीं बदला तो बांग्लादेश हमारे यहां भी घटित हो सकता है, बहुत बड़े वर्ग में हुआ है। तो जाहिर है जो परिवर्तन हुआ है वो व्यापक कारण से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इन कारणों को पूरा करती है तो यह अस्थायी परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी की पार्टी रहेगी भी तो नीतिगत स्तर पर उनको बदलाव करना पड़ेगा। वो दिखाई भी दिया है कि उन्होंने कहा कि हम वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं करेंगे, लेकिन लागू कर दिया। उन्होंने दुर्गा आंगन मंदिर से लेकर और राम जी का और ये महाकाल मंदिर के नींव स्वयं में रखवाई है। तो एक परिवर्तन वहां थोड़ा दिखने लगा है उस रूप में, और इसीलिए ये परिवर्तन आगे अगर होगा तो बंगाल में फिर लोग, नई पीढ़ी वहां क्या चाहती है कि हमारे प्रदेश में भी बेंगलुरु की तरह, पुणे की तरह, इस प्रकार से हमारे देश में शहरों की हम रोजगार के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने निकल के आ रही हैं। तीसरा क्या होता है, वो बीजेपी भी वैसे कर रही है कि जब लंबे समय तक आप कल्याण का मतलब होता है कुछ नकदी दे देना, कुछ सेवा पहुंचा देना, तो एक समय बाद जो लाभार्थी मतदाता है वो अगर थोड़ा उसका पेट भरने लगा तो वो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, उनके बच्चों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और उसका असर कमजोर होने लगता है। तो वो जो महत्वाकांक्षी बढ़ती है उसके अंदर दोनों भाव पैदा होता है, अपने जीवन स्तर को उठाना, शिक्षा के उठाना। सही कहा आपने। परिवर्तन अगर उन कारणों से होता है जो कि बहुत जड़ कारण है, बड़े कारण हैं, तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक चलेगा। और विजय त्रिवेदी जी, आपसे मैं आपका बंगाल पे कमेंट तो ज़रूरी है, चूंकि शुरुआत हुई थी तो तमिलनाडु से हुई थी, लेकिन एक चीज़ मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं। जब हम ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां पे बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी से होता है, वो भी एक लैंग्वेज स्टेट है, हिंदी स्टेट नहीं है, मतलब बांग्ला स्टेट है, हिंदी वहाँ पे चलती है और लोग समझते हैं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि हिंदी विरोधी कोई स्टेट हो। लेकिन रीजनल पार्टी और लैंग्वेज स्टेट में बीजेपी वहाँ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिस तरीके का भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। और आप बताइए कि बंगाल को लेकर आपकी क्या कमेंट्री है अब एग्जिट पोल देखने के बाद? देखिए, अब एग्जिट पोल तो सब लोगों ने जो किए हैं वो ठीक है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव बड़ी ताकत से लड़ा और उसकी संख्या जो है, नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ेगी ही। कितनी बढ़ेगी ये मैं नहीं कह सकता, कितनी बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल को देखें तो पश्चिम बंगाल और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय मजबूत पार्टी है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि वो सब नेशनलिज्म पर मुकाबला नहीं कर पाती। वो राष्ट्रवाद के लिए तो मुकाबला करती है, राष्ट्रवाद में आज उसका देश भर में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यही राष्ट्रवाद उसको सब नेशनलिज्म पर पीछे धकेल देता है। जो बहस शुरू हुई पिछली, शायद हमने भी कभी चर्चा की होगी, कि BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशनल वॉर है, कल्चरल वॉर है। तब भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिविलाइजेशनल वॉर हिंदू राष्ट्रवाद है। क्या वो बंगाल का जो बंगाली अस्मिता का जो थॉट प्रोसेस है उसका मुकाबला करता है या उसके बराबर खड़ा होता है? इसलिए ममता जी बार बार उसको बंगाली अस्मिता और बाहरी अस्मिता की बात करती है। और ये सब जगह जहाँ पर सब नेशनलिज्म है वहाँ मुश्किल खड़ी होती है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है। गुजरात को देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में रहे और आज भी वो गुजराती अस्मिता के लिए चुनाव लड़ती है, तो जो लोग गुजराती अस्मिता के साथ नहीं है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। यही परेशानी तमिलनाडु में होती है, वो तमिल अस्मिता के साथ चल रहे हैं। तो सब नेशनलिज्म पर भारतीय जनता पार्टी एक वीक विकेट पर है, वो एक लड़ाई मुश्किल होती है। 2021 का चुनाव देखें तो उस समय वो चुनाव में ममता जी ने बड़ी ताकत के साथ सब नेशनलिज्म पर खड़ा किया था। इस बार वो थोड़ा कम हुआ है,
इस बार वो थोड़ा कम है, लेकिन सब नेशनलिज्म अब भी बड़ा फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। ये चुनाव हिंदू और मुस्लिम वाले पोलराइजेशन पर हुआ है। किसने किया इसको अलग से बहस हो सकती है, फिर इस पर होगा। लेकिन जब 90% मुस्लिम्स अगर वोट कर रहे हैं ममता बनर्जी को, तो इसका मतलब रिवर्स पोलराइजेशन की संभावना भी वहाँ पर बढ़ती है और वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कर रही है। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो है कि मेजॉरिटी का माइनॉरिटी वोट और माइनॉरिटी का मेजॉरिटी वोट, यानी माइनॉरिटी जो है उसका सबसे ज़्यादा वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसे मिल जाए और मेजॉरिटी का थोड़ा वोट भी मिल जाए तो वो अपने पार लगा लेती है। अब वो वहाँ पर से कितना शिफ्ट हुआ है, पिछली बार हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को 60% 55% मिल गया। यदि वो 70-75% हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ आ सकती है। एक और बड़ा फैक्टर जो हम बार बार चर्चा करते रहे, सब विद्वानों ने की है कि ममता, मोदी, मुसलमान और महिला, ये 4 फैक्टर हैं, एम फैक्टर्स हैं। तो क्या मुसलमान ममता से शिफ्ट हुए हैं? नहीं हुए हैं। क्या महिलाएं जो 50% वोट दे रही थी वो ममता के साथ शिफ्ट हुई है, ममता से भारतीय जनता पार्टी शिफ्ट हुई है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। लेकिन वो क्यों शिफ्ट होंगी? क्या ममता ने कोई ऐसी बात की है जिससे महिलाओं की नाराजगी बढ़ी हो? जो एक स्कीम्स के लिए हम कहा जाते हैं DBT, आप लोग सब विद्वान लोग उसको DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मैं उसे डायरेक्ट वोट ट्रांसफ़र स्कीम्स कहता हूँ। तो जो DBT है, क्या ममता बनर्जी का DBT फैक्टर कमज़ोर हुआ है? मुझे नहीं लगता है कमज़ोर हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ और बातें की, वो सारा हुआ। महिला सुरक्षा की बात हुई। मुझे नहीं लगता कि महिला सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा चुनावों का मुद्दा बन पाया हो। वो उत्तर प्रदेश का जिक्र भी अभी किसी मित्र ने किया था। और संदेश खाली और आरजी कर पर तो पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव में, उसमें ही मैंडेट मिल गया था ममता बनर्जी को, तो इसलिए वो कोई बड़ा इशू नहीं बन पा रहा और महिलाएं मोटे तौर पर ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन यदि पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें बंगाल की, यदि भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, क्योंकि कोई भी इनविंसिबल नहीं है, कोई भी अजय नहीं है। ममता बनर्जी जब आई थी तब भी हम तृणमूल लेफ्ट पार्टी के गढ़ को ऐसे ही समझते थे कि लेफ्ट को हटाना मुश्किल है, तो अजय तो कोई भी नहीं है। ममता बनर्जी चली जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक वहाँ पर रह सकती है और वो मजबूत गढ़ बना सकती है। जी, क्विकली एक सवाल दिव्जा, आपने कहा कि तमाम विद्वान जो बैठे हैं, तो एक विदुषी भी हमारे बीच में है, दिव्जानी चौबे, उनसे एक सवाल मैं ले लेता हूं तुरंत ही। दिव्जानी, अभी तो ये एग्जिट पोल हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि विदुषी विद्वान सभी है। देवजानी तो बहुत ज्यादा समझती है, मैं जानता हूँ देवजानी। जी, तो जब 4 तारीख को एक्चुअल काउंटिंग होगी दिव्जानी, और ये देखिए एग्जिट पोल्स ही होते हैं, पश्चिम बंगाल से क्या कुछ सरप्राइज भी आ सकता है? मतलब जब एग्जिट काउंटिंग हो रही होगी तो कांटे की टक्कर निकलती हुई दिखाई दे, कुछ और उल्टा परिणाम निकलता हुआ दिखाई दे, इसके चांसेस कितने हैं? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, क्योंकि ये जो चर्चा मैं बहुत देर से सुन रही थी, ये 4 तारीख वाली चर्चा मुझे लगी। सरकार, देखिए जैसा विजय सर बता रहे थे कि कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हमें आकलन करना पड़ेगा कि हार अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर जीत हो रही है तो क्यों हो रही है। एक तो मैंने एक डेटा निकाला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर हम परिणाम देखें तो जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे थे तो मैट्रिक्स ने तृणमूल कांग्रेस को 16 से 20 सीटें दिए थे, जन की बात ने तृणमूल कांग्रेस को 18 से 16 सीटें दिए थे और PMARQ ने 22 सीट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटें दी थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो हमें पता चला कि तृणमूल कांग्रेस को 29 और बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं। यानी कि 2019 में बीजेपी को जो बढ़त मिली थी लोकसभा में, वो 19 से लेकर 12 तक पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी आज डिस्कशन के लिए आए हैं, आप लोग बहुत जानकार हैं और आप लोगों को बहुत दिनों से आपने चुनाव कवर किया है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बंगाल के लिए शायद 4 तारीख तक का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, और विजय सर के साथ तो मैं NDTV में काम भी कर चुकी हूँ 5 साल, तो जब मैंने 2011 में वाम मोर्चे की सरकार को जाते हुए देखा तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी देखा था। जहां पे वाम मोर्चे की गढ़ माना जाता है, वहां पे मैंने लोगों को खड़े होकर कहते हुए सुना है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन क्या इस बार भी वही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है जिससे एक सरकार गिर सकती है? ये शायद इसके लिए शायद 4 तारीख तक इंतजार करना जरूरी है। लेकिन करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बंगाल
में बना है। जैसा मैं पहले भी कह रही थी, बीजेपी ने वक्त लिया बंगाल की मिट्टी को समझने के लिए, और यही वजह है बंगाल में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को बिल्कुल बदल दिया। और साथ ही साथ इस बार जिस तरह की छवि हमने बंगाल में देखी है कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर आकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस तरह का लैंग्वेज, इस तरह की, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कभी भी हिंसक घटनाएं नहीं होती है और कोई डराता धमकाता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक लैंग्वेज की बात होती है ना, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ पे लोग, बिल्कुल सही बात है, कोई एंटी हिंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर से आकर इस तरह की बातें भी करता है ना, तो वो लोगों के दिल में एक गुस्सा भी पैदा करता है, और इससे क्या होता है, इससे विरोध बढ़ता है, खास करके रीजनल ये जो छोटे छोटे शहर है या बंगाल जैसे राज्य है जो दिल्ली से दूर है, तो कहीं ना कहीं दूरियां बनती है। एज अ सिटीजन ऑफ भारत मुझे ये लगता है कि हमें एक चुनाव शायद इतना भी बड़ा नहीं हो जाता कि हम ऐसी चीजों को सामने रखें जिससे छवि बिगड़ती है राजनीति में। जी सही बात है, चुनाव जिंदगी से बड़ा तो नहीं होता, हालांकि लोकतंत्र में बहुत बड़ी चीज़ है चुनाव, और सबसे बड़ा सम्मान ये है चुनाव का कि 4 तारीख का इंतजार ज़रूर कीजिए। अभी जो कुछ भी बातचीत हो रही है वो एग्जिट पोल के आधार पर हो रही है, एक विधा है, एक कला है जिसमें बहुत सारे लोग माहिर हैं, तो उन्होंने मेहनत की है और उनकी मेहनत को सलामी दे रहे हैं एक तरीके से हम। लेकिन चुनाव परिणाम का इंतजार तो करना होगा, और थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मेगा एग्जिट पोल, सीएनबीसी आवाज पर लगातार ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं, जहां पर हम 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर आसाम तक, पुडुचेरी उसमें शामिल है, केरला और तमिलनाडु दक्षिण भारत से अपनी कहानी कह रहे हैं। और एग्जिट पोल की बड़ी बात यह है कि बंगाल में टीएमसी पिछड़ सकती है और सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अधिकतर पोल उनके फेवर में जा रहे हैं, पोल्स ऑफ पोल्स भी उनके फेवर में है। ममता सरकार के जाने का अनुमान ये एग्जिट पोल लगा रहे हैं। दक्षिण की बात करें तो वहां पर भी, अच्छा, असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी एग्जिट पोल में क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सारे एग्जिट पोल न सिर्फ बीजेपी के पक्ष में है बल्कि प्रचंड बहुमत के पक्ष में। इधर तमिलनाडु में डीएमके की फिर से वापसी हो सकती है, लेकिन एक एक्सिस माई इंडिया ऐसा पोल है जो कह रहा है विजय की पार्टी भी वहां सरकार बना सकती है। केरल में 10 साल के बाद यूडीएफ सरकार का अनुमान है कि वो आ सकती है और लेफ्ट की वहां से विदाई हो सकती है। और इसके अलावा बात करें पुडुचेरी में, तो वहां पर फिर से एनडीए की सरकार काबिज हो सकती है। ये बड़ी तस्वीर अब तक निकल कर आई है जो पोल्स की है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो चर्चा को क्विकली आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर शिवम, ये जो अभी हम देवजानी से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और तब आपके चेहरे पे हल्की मुस्कान भी आई थी, क्या लगता है, आर यू कॉन्फिडेंट कि जो यहां पर एग्जिट पोल है वो 4 तारीख को एक्चुअल रिजल्ट भी होगा? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं सबकी अपनी अपनी एनालिसिस का सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं ठीक है, सबका अपना रीडिंग है, आप सब इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रही है। एक बात जो विजय जी ने कही वो ये कि भारतीय जनता पार्टी नेशनलिज्म के मामले में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब नेशनलिज्म की जहां बात आती है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। वो कहते हैं कि भाई बंगाली अस्मिता का जो विषय है वो अपने आप में बड़ा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या उस बंगाली अस्मिता को आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर सनातन से अलग करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बॉर्डर के दूसरी तरफ बंगाली अस्मिता का क्या हाल हमने होते हुए देखा है, क्या हम नहीं जानते? बंगाली अस्मिता में जिस तरीके से घुसपैठियों का कल्चरल इन्वेजन हुआ है वो बड़ा मुद्दा है आज के समय में बंगालियों के लिए। मुद्दा बड़ा वो है कि जब फरहाद हकीम जैसे लोग खड़े होकर कहते हैं कि आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, वो कल्चरल इन्वेजन है। और हां, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वोट से ज्यादा जान है, मैं मानता हूं आपकी बात से। 2016 में 10 से ज्यादा लोगों की जान गई, 3000 से लोग ज्यादा घायल हो गए, अप्रोक्सीमेटली 7000 लोगों ने पलायन किया। 2019 में अप्रोक्सीमेटली 30 से ज्यादा लोगों की जान गई, अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा लोगों ने जो है पलायन किया, और करीब 800 से ज्यादा घटनाएं आगजनी की आई। 2021 में तो हद हो गई और 60 से ज्यादा लोगों की जान गई, अप्रोक्सीमेटली 40,000 लोगों ने माइग्रेशन की। इसके अलावा 2700 जो केसेस है वो रिपोर्ट हुए आगजनी के, और 32 बलात्कार हुए, जिसमें से एक रेप 60 साल की महिला का था। कल्चरल इन्वेजन का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। हिंसा
खतरनाक है, वो उस कल्चर का हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों की वजह से 68, 69 से आ गई, आप उसको हिस्सा मत मानिए। और दूसरा एक और चीज मैं कहता हूं, हां जान महत्वपूर्ण है चुनाव से, इसीलिए बदलाव जरूरी है। तो एक चीज हमें देखने की आवश्यकता है कि हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2021 के चुनाव का जो हमारा चुनाव लड़ने का जो तरीका था, 2026 का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चीजें दूसरे तरीके से आई हैं, स्टेट को समझने में, चीजों को बेहतर करने में समय लगता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 2021 में जो इलेक्शन कमीशन ने चीजें की, 2026 में जो की, फर्क है, जाहिर है, क्योंकि आप सारी घटनाएं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। इस दुनिया में अगर हर डिपार्टमेंट, हर व्यक्ति चीजों को प्रीएम्प्ट कर ले तो इस दुनिया में 0% क्राइम हो जाएगा। और मैं मानता हूं हर चीज 100% एब्सोल्यूट जाकर टिकेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप क्या करते हो कि कोशिश करते हो, चीजों को अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद कोर्स करेक्शन करते हो और बेहतर प्रिपरेशन के साथ आते हो। आज शांति के साथ अगर बिना किसी के हाथाहाथ होने के चुनाव संपन्न हुआ है तो ये सभी के लिए बेहतर है। वो अलग बात है कि कुछ लोग अभी भी इस बात के लिए बैठ कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत हुआ है, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ब्रूट फोर्स एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? लाइफ, लोगों की जान जा रही थी। आपको लगता है ये सब चीजें पॉसिबल थी? नहीं थी, लेकिन हुआ। अब मैं आगे आता हूं। मैं एक चीज मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोएग्जिस्टेंस में, चीजों में बेहतर तरीके से सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। जाहिर है, भाषा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि खाने को लेकर एक बड़ा विषय बनाया गया, बार बार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मांस भात बंद कर देगी, मछली नहीं खा सकते। हिंदुस्तान का हिस्सा है वेस्ट बंगाल। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उनके नेताओं ने आकर इस बात का भरोसा देने की हर संभव प्रयास किया और दिया, और देना चाहिए कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कल किसी और राज्य में भी ऐसी स्थिति होगी तो हम जरूर उस भरोसे को आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे ही सही हम 3 से 77 पर पहुंचे और आज स्थिति 2/3 मेजॉरिटी की है। जाहिर है ऑर्गेनिक ग्रोथ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मतलब कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है या कुछ ऐसा, लेकिन ऑर्गेनिकली ही चीजें आगे बढ़ी हैं। आप जब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसका अनुमान सही या गलत, लेकिन हाथ जोड़कर सहज स्वभाव में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस बार बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद शानदार तरीके से एक्सेप्ट किया है। और एक और बात बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक विषय है, तुष्टीकरण का एक विषय है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन एक विषय है, जॉब क्रिएशन सुपर अनसक्सेसफुल रहा वो विषय है, घोटाला, टोलाबाजी, कट मनी, ये सब एक विषय है। इन सब चीजों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे। और हां, मैंने तो पूरे देश का मीडिया भी देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सही, कौन गलत, कौन हमारा, कौन खिलाफ। मैं कल में तो अब जो होगा वो 4 मई को सामने आ जाएगा। कितने मुद्दे लोगों के साथ रेजोनेट किए हैं ये साफ हो जाएगा। अब थोड़ा सा दक्षिण की तरफ रुख करते हैं, ज़रूरी है। और अवधेश जी हमारे जो हैं वो उसी समय बात करना चाहते थे, तो पहला मौका अवधेश जी आप ही मोशन सेट कीजिए। तमिलनाडु के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लोगों की नज़र जो है वो ख़ास तौर पर इस बात पर ज़्यादा है कि बीजेपी कितना इनरोड्स फाइनली कुछ बना पाती है साउथ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव के काफी पहले अपनी रणनीति बदल दी कि मुख्य पार्टी के रूप में नहीं लड़ना है। अपने अध्यक्ष को उन्होंने अलग किया कि हमको अभी अपने से लोकसभा चुनाव लड़के हमने 11% वोट पाया है, लेकिन डीएमके की राजनीति को कमजोर करना है अभी, तो हमको एआईडीएमके के साथ जाना चाहिए। तो उनकी राजनीति तो बदल गई, बहुत मिनिमम सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। एआईडीएमके बिल्कुल सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, तमिलनाडु में इस बार जो डीएमके थी, वो डीएमके ने 1/3 विधायकों का सीट काटा था, टिकट काटा था। तो एक जो उनके विरुद्ध एक वातावरण वहां था, अगर नहीं होता तो उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने लगातार सनातन को जो है इसको खत्म करना है, ये सनातन का समूल नाश करना है, वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे। चारों तरफ मंदिरों में उदयनिधि स्टालिन का जाना बता रहा था कि तमिलनाडु का वातावरण बदला हुआ है। और वो एक दूसरा कि जो शराबबंदी वाला मामला था, जो पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि जितने ये घटनाएं हो रही हैं नकली शराब की, उसमें महिलाओं को ज्यादा हो रही है, महिलाओं के सामने उन्होंने किया था, तो शराबबंदी नहीं किया। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि कैसे करना है। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। जो विजय की बात हो रही है, तो देखिए, विजय जो उनकी फिल्में हैं, उनके फिल्में में एक एक्टिविस्ट की भूमिका साफ साफ दिख रही थी कि वो एक एक्टिविस्ट के रूप में वो लगातार समाज बदल रहे हैं, राजनीति बदल रहे हैं।
और वो जो कमाल हसन थे वो फिल्म छोड़ के नहीं आए थे, ये फिल्म छोड़ करके राजनीति में आए थे। तो इनके और डीएमके की जो लड़ाई हो गई थी, यद्यपि वोट और दोनों पक्ष का काट रहे थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि डीएमके का वोट ज्यादा काट रहे हैं, खासकर जो ईसाई समुदाय का वोट है। क्योंकि एमके स्टालिन ने एक भाषण में कहा था कि भाई आप लोगों के वोट से मैं जीतता हूं। वो बड़ा लंबा भाषण है उनका कि ईसाई लोगों से कैसे हमारा संबंध है, और चुनाव के पहले ही देखते कैसे जाके वहां के कार्डिनल और बाकी सब गए थे, उनको बताया था कि हम आपके समर्थन में हैं। तो चर्चों में जब इनकी पैठ हुई है तो चर्च का वोट व्यापक रूप से बटा है, और उस चर्च के वोट में विजय का प्रवेश हुआ है। उनके वो वीडियो भी आए थे, इसलिए चर्च का वोट जो है इसके पक्ष में गया है। जो नई पीढ़ी है, खासकर नई पीढ़ी में विजय को कुछ संभावना दिखी है। लेकिन दूसरी ओर जो एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन पहले से लग रहा था कि शायद कुछ नहीं करेगा, चुनाव अभियान सबसे व्यवस्थित, सबसे सघन और निचले स्तर पर उसका चुनाव अभियान पहुंचा है। भाजपा कम सीट पर लड़ रही थी, लेकिन चुनाव अभियान में उसने कोई कमी नहीं की। दक्षिण के तो उसके नेता आए, उत्तर से भी नेता वहां गए हैं, योगी आदित्यनाथ का प्रचार हुआ और छोटे छोटे नेता वहां गए हैं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और एआईडीएमके के पास कोई बड़ा चेहरा कमी है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। अवधेश जी, एक कमेंट संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी, साउथ से बीजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, और उसमें क्या बीजेपी को थोड़ी मदद मिलेगी इस बार के चुनाव से आगे बढ़ने में? तो अगर आप इजाजत दे तो तमिलनाडु जाने के पहले मैं अपने परम मित्र विजय जी की बात से थोड़ा उस पर कुछ कह सकूं। कभी विजय समय बहुत कम है, तो उस हिसाब से कहिएगा, समय बहुत ही कम है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सब नेशनलिज्म की जो बात है, अभी बिहार के चुनाव में भी तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा बिहार का सब नेशनलिज्म, एक बिहारी सब पे भारी की बात कर रहे थे। विजय जी अपना ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। बीजेपी का पहला इतिहास रचा गया कि सरकारें बनती थी और जाती थी। जब गुजरात में सरकार दोबारा चुन करके आई, तिबारा चुन करके आई, चौबारा चुन करके आई। बगल में वेस्ट बंगाल के बगल में असम है, जहां भी असमीज सब नेशनलिज्म जो है उतना ही हावी था। मैं लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं अदर देन हिंदी। वहां बीजेपी तीसरी बार चुनाव में सत्ता में आने के लिए अग्रसर पथ पे है। त्रिपुरा चले जाइए, त्रिपुरा हिंदी स्टेट नहीं है, वो लैंग्वेजेस का स्टेट है। त्रिपुरा में बीजेपी जीत करके आई। उड़ीसा प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। क्या वहां मतलब उड़िया सब नेशनलिज्म नहीं था? वहां मतलब ये नेशनल सब नेशनलिज्म बीजेपी का जो है वो खत्म था। देखिए, उन्होंने एक जो स्थापना दी वो यूनिवर्सल नहीं है, और उसमें जो आप बता रहे हैं वो भी बात सही है। इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा एनालिसिस आप लोगों ने किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने बातचीत भी की विपिन जी। और अब 4 मई के बाद तो फिर और जम के बात होगी इस पर। बिल्कुल 4 को तो नतीजे ही हैं, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल ने कहा कि बंगाल में आ सकती है बीजेपी की सरकार, असम में बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी आ ही रही है, तमिलनाडु में डीएमके के ही पक्ष में दिख रहा है, लेकिन एक पोल एक्सिस माई इंडिया ने कह दिया विजय कुछ कमाल कर सकते हैं, देखा जाएगा। उसके अलावा केरल में लेफ्ट को शायद जाना पड़े, और पुडुचेरी में फिर से एनडीए की वापसी। ये अभी तक के एग्जिट पोल की बड़ी तस्वीर है। बाकी 4 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। तो फिलहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया ये वक्त निकाल के अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आज उनकी बात का बहुत ज़्यादा महत्व दर्शकों को इंतजार रहता है इस चीज़ का। धन्यवाद, नमस्कार।